चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग अपनी क्लासेस में। सबसे पहले सवर्ण एजुकेशन यूट्यूब चैनल के माध्यम से और ऐप के माध्यम से आपको ये क्लासेस जो है वो मिल रही हैं और सवर्ण एजुकेशन सवर्ण महासंघ फाउंडेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कल हम लोगों ने क्या देखना प्रारंभ किया था? हमने देखना प्रारंभ किया था इंडस्ट्री, उद्योग को। ठीक ना? उद्योग को समझने के क्रम में हमने देखा कि कैसे अर्थव्यवस्था में आर्थिक गतिविधियों का उद्विकास होता है और इसी उद्विकास के क्रम में कृषि के उपरांत उद्योग क्षेत्र का प्रभाव जो है वो अर्थव्यवस्था पर दिखता है। हालांकि हमने भारत के संदर्भ में देखा कि भारत में कृषि के बाद सीधे अर्थव्यवस्था पर सेवा क्षेत्र का प्रभाव ज्यादा दिखा। उद्योग क्षेत्र में हम कभी चरम पर नहीं पहुंच पाए। उद्योग क्षेत्र में चरम पर पहुंचने से पूर्व ही हमारी अर्थव्यवस्था सेवा क्षेत्र की ओर अग्रसर हो गई। ठीक है, हमने देखा भारत में औद्योगिक क्षेत्र में जो है वो विकास के क्या पैमाने रहे हैं। इस बार के इकोनॉमिक सर्वे और बजट को हमने देखा कि इसमें उद्योग क्षेत्र में विकास समृद्धि के संदर्भ में क्या आंकड़े क्या बताए गए हैं। आगे हमने देखा था कि आखिर क्या कारण था कि भारत कृषि आधारित अर्थव्यवस्था से सीधे सेवा आधारित अर्थव्यवस्था बन गई और उद्योग आधारित अर्थव्यवस्था या उद्योग का विकास कभी नहीं हो पाया। इसके पीछे हमने कारण देखे थे। आगे बढ़ते समय हमने इसी कंटेक्स्ट में क्या देखने की कोशिश की थी कि आखिर भारत में नियोजन की जो प्रणाली थी, प्लानिंग की जो प्रणाली थी, उसने भारत में उद्योगों के विकास में क्या भूमिका निभाई। इसमें हमने आजादी से पूर्व से देखना प्रारंभ किया था और हमने बॉम्बे प्लान से अपनी बातों को प्रारंभ किया था। बॉम्बे प्लान में हमने देखा था क्या कि जो भारत के तत्कालीन उद्योगपति थे उन सब ने सुझाव दिया था कि भारत को सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनने की बजाय जिन क्षेत्रों में भारत के पास विशेषज्ञता है, जिन क्षेत्रों में भारत के पास विशेष कौशल है, उन वस्तुओं के उत्पादन पर अधिक बल देना चाहिए और उन वस्तुओं का बाहर निर्यात करके विदेशी मुद्रा का भंडार उत्पन्न करना चाहिए और इसी भंडार का प्रयोग कर बाकी हमारी जरूरतों का आयात करना चाहिए। ये था बॉम्बे प्लान। लेकिन हमने देखा जब भारत आजाद हुआ तो प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हेरोड डोमर मॉडल को अपनाया गया, जिसके अंतर्गत ये कहा गया क्या कि भारत में पूंजी की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि श्रम बल हमारे पास अधिक के है, तो इस पूंजी में निवेश के लिए हमें सरकार की भूमिका आवश्यक है। ठीक ना? और इसी कंटेक्स्ट में हमने देखा था क्या कि सरकार जो है वो एक निवेशक के रूप में आगे आती है, लेकिन केवल सरकार ही जो है वो सारा निवेश नहीं कर रही थी। क्यों? क्योंकि उनके पास एक्सपर्टीज का अभाव था, विशेषज्ञता की कमी थी। तो इसी कंटेक्स्ट में क्या होता है, निजी क्षेत्र भी साथ आता है और यहीं से मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल भारत में आगे बढ़ता है। इसके आगे हमने देखा था द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौर में क्या हुआ था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौर में नेहरू महालनोबिस मॉडल को अपनाया गया था। इस नेहरू महालनोबिस मॉडल के अंतर्गत क्या हुआ कि हमने आत्मनिर्भर बनना या फिर आयात को प्रतिस्थापित करने की दिशा में प्रयास करना प्रारंभ किया। ठीक ना? इसी आयात को प्रतिस्थापित करने की दिशा में जो प्रयास थे उसी के संदर्भ में क्या देखा गया कि भारत ने धीरे धीरे विविध क्षेत्रों में अपने आप को आत्मनिर्भर या आत्म केंद्रित बनाने पर बल देना प्रारंभ किया। ठीक ना? तो क्या था सेकंड जो हम लोगों ने देखना स्टार्ट किया था द्वितीय पंचवर्षीय योजना में नेहरू महालनोबिस मॉडल। जरा बात को समझिएगा, इस नेहरू महालनोबिस मॉडल में क्या था। इस नेहरू महालनोबिस मॉडल में यह कहा गया क्या कि सरकार को विविध क्षेत्रों पर एकाधिकार रखना चाहिए। एकाधिकार, सरकार के एकाधिकार की बात की गई और इसी कंटेक्स्ट में क्या कहा गया, इसी कंटेक्स्ट में कहा गया कि 17 सामरिक क्षेत्र, 17 सामरिक क्षेत्र जैसे कि संचार हो गया, उड्डयन हो गया, संचार हो गया, उड्डयन हो गया, रक्षा हो गया। ठीक, इन सब क्षेत्रों पर क्या कर दिया गया, सरकार का जो है वो एकाधिकार स्थापित कर दिया गया। ठीक ना? इन सब क्षेत्रों में सरकार का एकाधिकार स्थापित कर दिया गया। इत्यादि कर लीजिए।
रेल वगैरह लिख सकते हैं इसी में, और अगर चाहे तो रेल परिवहन, नाभिकीय ऊर्जा, इत्यादि, इन क्षेत्रों में क्या किया गया, सरकार का एकाधिकार सुनिश्चित कर दिया गया। क्या कि इन क्षेत्रों में केवल सरकार ही एकमात्र प्लेयर के रूप में रहेगी, यानी कि केवल सरकार ही इन क्षेत्रों में रहेगी, ठीक ना। इसी को क्या कहते हैं, मोनोपोली, सरकार की मोनोपोली इन क्षेत्रों में स्टैब्लिश कर दी गई। इतना ही नहीं, अन्य विभिन्न क्षेत्र जो थे जिनको निजी निवेश के लिए खोला भी गया, इन क्षेत्रों में क्या कर दिया गया कि निवेश के लिए, निवेश हेतु, निवेश हेतु परमिट, निवेश हेतु परमिट की आवश्यकता अनिवार्य कर दी गई, परमिट अनिवार्य कर दिया गया। ठीक ना, बाकी क्षेत्रों में निवेश के लिए परमिट अनिवार्य कर दिया गया। और यहीं से भारत में क्या स्टार्ट होता है, यहीं से भारत में स्टार्ट होता है इंस्पेक्टर राज। इसी को कहा जाता है इंस्पेक्टर राज का दौर। इंस्पेक्टर राज का क्या मतलब है कि अब हर चीज के लिए परमिट की आवश्यकता है तो दौड़ते रहो, हर चीज में परमिट दिखाते रहो, ठीक ना। यानी कि छोटी छोटी बातों के लिए लाइसेंस चाहिए, परमिट चाहिए, लाइसेंस परमिट नहीं है तो बिना मतलब आपके ऊपर पेनल्टी वगैरह लगाए जाएंगे। इस तरह की जो है वो घटनाएं भारत में देखी जाने लग गई। इसी दौर को कहा जाता है इंस्पेक्टर राज का दौर, ठीक ना। इंस्पेक्टर राज के दौर के अंतर्गत क्या किया जाएगा कि लाइसेंस परमिट को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जाएगा। इतना ही नहीं, इसी दौर में क्या हुआ, भारत को विदेशी निवेश के लिए पूर्णतः बंद कर दिया गया। यानी कि विदेशी जो है वो भारत में निवेश नहीं करेंगे, विदेशी निवेश हेतु भारत को बंद कर दिया गया। विदेशी निवेश हेतु भारत को बंद कर दिया गया। ये माना गया क्या कि अंग्रेज भी जो थे वो भी तो एक निवेशक के ही रूप में आए थे। और फिर क्या हुआ, बाद में धीरे धीरे क्या हो गया, उन्होंने भारत पर शासन स्थापित कर लिया और मतलब भारत को ज्यादा से ज्यादा अपने ऊपर निर्भर बनाए रखा। तो इसी दिशा में काम करने के लिए या इसी बात को ध्यान में रखते हुए क्या किया गया, विदेशी निवेश के लिए भारत को बंद कर दिया गया। इतना ही नहीं, इसमें यह भी ध्यान रखा गया कि भारतीय निवेशक भी विदेशों में निवेश ना कर पाए, यानी कि भारतीय निवेशकों को भी विदेशों में निवेश की अनुमति नहीं दी गई। ठीक है, ये सारी चीजें किसके अंतर्गत की जा रही है, उसी नेहरू महालनोबिस मॉडल के अंतर्गत। कल आपको बताया था ना कि अर्थव्यवस्था को बंद कर दिया गया। अर्थव्यवस्था को बंद ऐसे ही किया जाता है कि ना तो विदेशी आदमी जो है, कोई दूसरे देश का आदमी है, वो भारत में निवेश कर सके, ना कोई भारतीय निवेशक विदेशों में जाकर निवेश कर सके, ठीक ना। यानी कि ना तो भारत में आईफोन का कोई प्लांट आके लगेगा, एप्पल का प्लांट आके लगेगा, और ना ही भारत का टाटा जो है वो विदेशों में जाकर जैगुआर लैंड रोवर बनाएगा। बात समझ में आ रहा। तो इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं कि अर्थव्यवस्था को धीरे धीरे बंद कर देना। इतना ही नहीं, आपको बताया था कि ये टपक के उपागम पर आधारित था, तो इसके लिए क्या, इस दिशा में क्या किया गया कि भारी कारखानों के निर्माण पर जोर दिया गया, भारी कारखानों के गठन पर बल दिया गया। भारी कारखानों के गठन पर बल दिया गया। इतना ही नहीं, भारत में निर्यात
निर्यात तो वैसे ही कम हो गया था, ये किया गया क्या कि भारत से निर्यात को कम करने की, मतलब हम वही चीजें बनाएंगे जो हमारी जरूरत की है। तो जिसके कारण क्या हो गया, भारत का निर्यात प्रभावित होने लगा, निर्यात प्रभावित हुआ भारत का, भारत का निर्यात प्रभावित हुआ। निर्यात प्रभावित होने के कारण क्या हो गया, विदेशी मुद्रा की आपूर्ति में कमी आई। विदेशी मुद्रा आपूर्ति में कमी आई। इसी कमी को पूरा करने के लिए क्या किया गया, कर्ज लिया गया, ऋण लिया गया। और कालांतर में धीरे धीरे क्या हुआ, इसी क्रम में चलते चलते हम भुगतान संतुलन की समस्या में फंस गए। यहां तक बात समझ में आई? ये पूरा चक्र जो है हमने कल देखा था, इंपॉर्टेंट है, कई बार जो है ना घुमा फिरा के पूछ लेता है पूरा चक्र की कैसे जो है वो हम बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस में फंस गए, ठीक ना। फिर आपको बताया था कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस क्या है। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस का मतलब है कि भारत के पास पर्याप्त विदेशी मुद्रा नहीं रही, बीओपी क्राइसिस। ठीक ना, हमने क्या देखा, भारत के पास अपने 15 दिनों के आयात हेतु भी 15 दिनों के आयात हेतु भी विदेशी मुद्रा नहीं बची। इस कंटेक्स्ट में क्या करना पड़ा हमें जाना पड़ा आईएमएफ के पास। आईएमएफ एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसका नाम क्या है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष बताऊंगा जब हम लोग इकोनॉमिक्स का लास्ट चैप्टर पढ़ रहे होंगे ना, तो उस टाइम डिटेल में बताऊंगा क्या कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, और उस टाइम आपको अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में जो है वो डिटेल में बताऊंगा। अभी बस इतना जान लीजिए कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष इसका पूरा नाम होता है। और इसका क्या काम है, इसके कई सारे कामों में से एक काम है कि यह देशों को बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस यानी कि बीओपी क्राइसिस से बचाता है। जैसे कि अभी आपने देखा ना कि जब श्रीलंका जो है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस में फंसा भी तो आईएमएफ के पास ही गया ना, आईएमएफ ने उसे मदद करने की कोशिश की, उसके लिए बेल आउट पैकेज दिया, ठीक है। पाकिस्तान अभी उसी समस्या में फंसा हुआ है, कल तो इमरान खान को भी उठा ले गए हैं। तो कोई बात नहीं, जो भी समस्याएं चल रही हैं, तो वैसे में बात चल रही है ना क्या कि अगर आईएमएफ से बेल आउट पैकेज नहीं लिया पाकिस्तान ने तो और समस्याएं बढ़ सकती है, ठीक ना। तो ये सारे मुद्दे हैं, लेकिन आईएमएफ कभी भी किसी को बेल आउट पैकेज देती है या मदद करती है तो वो फ्री में नहीं करती है। मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि वो बहुत सारी शर्तें लगाती है, यानी कि इट इंपोजेस वेरियस काइंड्स ऑफ कंडीशन, ये कई सारे शर्तें लगाती है। ये शर्तें क्यों लगाती है, शर्तें इसलिए लगाती है ताकि वो देश जो है, ताकि वो देश पुनः बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस में ना फंसे। ठीक है, मुख्य उद्देश्य इसका यही होता है क्या कि ऐसा बेल आउट पैकेज देना, इससे उसकी अर्थव्यवस्था में, उस देश की अर्थव्यवस्था में कुछ ऐसे सुधार सुनिश्चित हो सके ताकि भविष्य में फिर से वो देश जो है वो भुगतान संतुलन की समस्या में ना फंस जाए, भुगतान संतुलन की संकट में ना फंस जाए। इसलिए क्या किया जाता है, ये बेल आउट पैकेज कुछ शर्तों के साथ दिया जाता है। तो सिमिलरली भारत को भी बेल आउट पैकेज दिया गया जिसमें कई सारी शर्तें थी, कुछ शर्तें उसमें से जो थी वो प्रमुख, उनकी हम बात करते हैं। सबसे पहली जो शर्त थी उसमें
उसमें था क्या कि भारत को अपना मंत्रालयों का आकार जो है वो घटाना चाहिए, मंत्रालयों का साइज जो है वो घटाना चाहिए। मंत्रालयों की संख्या घटा देनी चाहिए। राजनीति विज्ञान में कहा जाता है कि जितने मंत्री होते हैं ना, ये सब एक सफेद हाथी की तरह होते हैं। सफेद हाथी का क्या मतलब है? यहाँ पर सफेद हाथी का मतलब है क्या कि इनको मेंटेन करने में खर्चा बहुत होता है। सिंपल सी बात है, जितने मंत्री होंगे उतना तामझाम उनके लिए अलग से, उतना जो है वो उनके लिए जो है वो सिक्योरिटी, सेफ्टी एंड ऑल दैट, गाड़ी घोड़ा पूरा व्यवस्था करना। तो इन कारणों से क्या होता है, खर्च बहुत होता है। तो इनको बेफिजूल का खर्च कहा जाता है। और आईएमएफ का ये कहना था कि मंत्रालयों की संख्या को घटाओ ना, इतने मंत्रालय रखो जितने तुम्हारा काम अच्छे से चल जाए, ठीक ना। मंत्रालयों की संख्या ऐसे नहीं रखो क्या कि तुमने जो है वो समर्थन दिया था तो तुमको भी मंत्री बनाएंगे, तभी तो अगली बार जो है वो इलेक्शन में मदद दोगे। तो वो उद्देश्य नहीं होना चाहिए। अर्थव्यवस्था पर ध्यान दो, ज्यादा मंत्रालय रखने से खर्च ज्यादा होता है। ठीक। दूसरी शर्त लगाई गई थी क्या कि अधिकारी तंत्र का साइज कम करो। अधिकारी तंत्र का आकार घटाओ। क्या मतलब है अधिकारी तंत्र का आकार घटाने से? अधिकारी तंत्र का आकार घटाने से यह मतलब है कि अधिकारियों की संख्या को कम से कम करो। क्यों? क्योंकि प्रत्येक अधिकारी का खर्च, उसकी सैलरी, उसका पेंशन, बाकी उसके रहन सहन में जो खर्च वगैरह है, इन सब के कारण जो है वो सरकार का खर्च बढ़ता जाता है। तो क्या है, दूसरा इसके अंदर यही कहा गया क्या कि अधिकारी तंत्र के आकार को भी घटाना है, ठीक ना। तीसरा कहा गया कि बिना मतलब के जो खर्च है, जिनको हम गैर अनिवार्य खर्च कह सकते हैं, इन गैर अनिवार्य खर्चों में कमी करो। कमी करो। चौथा ये कहा गया कि जन कल्याणकारी योजनाएं, ठीक ना, बहुत ज्यादा बिना मतलब का ना चलाओ। जो लग रहा है क्या कि अब बहुत ज्यादा प्रभावी नहीं रह गया है, या फिर कम प्रभावी कल्याणकारी योजनाओं को बंद करो। ठीक ना। ये भी एक शर्त के रूप में इसके अंतर्गत क्या की गई, इंपोज की गई, ठीक है। ये कौन सी है? ये है आईएमएफ की शर्तें। ठीक ना। आगे बढ़ते हैं इसी कंटेक्स्ट में। इसी कंटेक्स्ट में जो अगली शर्त थी जो आईएमएफ के द्वारा लगाई गई, वो शर्त थी कि भारत में क्या करो, भारत में एलपीजी रिफॉर्म लाओ, एलपीजी सुधार। यहां क्या है? एल, यहां एल स्टैंड्स फॉर लिबरलाइजेशन, उदारीकरण। Here P stands for privatization. निजीकरण। And here G stands for ग्लोबलाइजेशन, यानी कि वैश्वीकरण। ठीक है। एलपीजी रिफॉर्म को अपनाने की बात की गई। क्या है, जरा बात को समझिएगा। ऐसा माना जाता है कि यह जो एलपीजी रिफॉर्म था ना, यह जो एलपीजी रिफॉर्म था, ये
तत्कालीन जो है वो यूएसए का जो डोमिनेंस था ना, आपको बता रखा है मैंने कि यूएसए और यूएसएसआर ये दो धड़े थे, दो अलग अलग अपोजिट पोल्स थे। यूएसए जो है वो पूंजीवाद का समर्थक था और यूएसएसआर जो था वो समाजवाद का समर्थक था। ठीक ना, ये वैचारिक युद्ध चल रहा था, आप लोगों को पढ़ाया जाएगा वर्ल्ड हिस्ट्री में या फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस में कि शीत युद्ध का दौर चल रहा था। और आपको यह भी बताया जाएगा कि 1991 में जैसे ही यूएसएसआर का पतन हुआ, यानी कि यूएसएसआर 15 देशों में टूट गया, वहीं पर शीत युद्ध की समाप्ति हुई और अब ये हो गया क्या कि अब पूंजीवाद का कोई विकल्प नहीं है, यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ही सर्वप्रमुख है, पूंजीवादी विचारधारा पर बल दिया जाने लगा। ये था इसका उद्देश्य। यहां से तो एक इसके पीछे तर्क ये भी है कि इसके माध्यम से, इस एलपीजी के माध्यम से क्या किया गया, अपनी विचारधारा को यूएसए द्वारा अपनी विचारधारा को, क्यों, क्योंकि ये जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये आईएमएफ, ये चाहे वर्ल्ड बैंक वगैरह जो है, इनमें यूएसए का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। ठीक ना, इनमें यूएसए का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। इनफैक्ट आईएमएफ का जो वर्तमान का स्ट्रक्चर है, इसमें यूएसए यदि चाहे तो वो अकेले के दम पर किसी भी निर्णय को पास होने से रोक सकता है। बात समझ में आया? यानी कि सारे देश एक तरफ, और अगर अकेले यूएसए चाह ले तो वो आईएमएफ में किसी भी मुद्दे को या किसी भी मुद्दे पर जो है वो वीटो कर सकता है। तो अलग अलग तर्क है। कुछ का तर्क ये है कि एलपीजी जो है वो उस पाश्चात्य विचारधारा को मतलब आगे बढ़ाने का एक जरिया था। एलपीजी के माध्यम से क्या है, पूंजीवाद को भारत पर आरोपित किया गया। एलपीजी के माध्यम से यूएसए ने पूंजीवाद को भारत पे आरोपित किया। पहला तो तर्क यही आता है कि इस एलपीजी के माध्यम से क्या हुआ, इस एलपीजी के माध्यम से पूंजीवाद का भारत पे आरोपण कर दिया गया। क्यों? क्योंकि अब जो है वो यूएसएसआर आधारित समाजवादी जो विचारधारा थी, अब वो समाप्त हो चुकी थी। यानी कि यह प्रमाणित हो चुका था क्या कि नहीं, समाजवाद जो है वो पूंजीवाद के सामने नहीं टिक सकता है। ठीक है ना। इसी कंटेक्स्ट में एक टर्म आता है जिसका क्या नाम है, जिसका नाम है टीना। कौन है ये टीना? टीना का यहाँ पर मतलब है, टीना का मतलब है देयर इज नो अल्टरनेटिव, कि अब कोई विकल्प नहीं है। अब एकमात्र विकल्प क्या है कि पूंजीवाद को स्वीकार करना। ठीक है। तो ये अलग अलग तर्क है। कुछ लोगों का ये कहना है कि इस एलपीजी के माध्यम से क्या है, अपनी विचारधारा को प्रमाणित करने का या अपनी विचारधारा को इंपोज करने का, ठीक ना, क्या है, जरिया बनाया गया। दूसरी तरफ अन्य कई विचारकों का यह भी तर्क है कि यह एलपीजी रिफॉर्म जो था ना, ये एलपीजी सुधार जो है, यह भारत की मजबूरी भी थी यह भारत की मजबूरी भी थी और भारत की आवश्यकता भी। यह भारत की मजबूरी थी और भारत की आवश्यकता भी थी, दोनों चीज। बात समझ में आया? क्यों? क्योंकि एलपीजी के बाद जो है, यद्यपि शॉर्ट टर्म में जो है वो बहुत सारी चुनौतियां उत्पन्न हुई। हाँ, इसको हम बोल सकते हैं कि ये पूंजीवादी विचारधारा को प्रमाणित करने का या मतलब फैलाने का एक जरिया था, लेकिन इसके कारण भारत में औद्योगिक क्षेत्र या भारत के आर्थिक क्षेत्र में व्यापक सुधार हुए हैं। ठीक ना। आज हम विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने हुए हैं। भारत में जो है वो पर कैपिटा इनकम बढ़ा है। इन सब के पीछे एक बहुत बड़ा कारण एलपीजी रिफॉर्म भी है। ठीक ना। तो दोनों पक्ष हैं इसमें। ठीक ना। एक पक्ष ये कहता है क्या कि इसके माध्यम से क्या है, अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया, अपनी विचारधारा को थोपा गया जबरदस्ती भारत जैसे देशों पर। और दूसरे पक्ष का ये कहना है कि इसके माध्यम से क्या है, भारत की जरूरतों को भी पूरा किया गया। ठीक ना। तो एलपीजी के लिए दोनों मिक्स्ड विचार हैं। अभी देखेंगे हम क्या आलोचनाएं हैं, क्या फायदे हैं, लेकिन उससे पहले आवश्यक क्या है कि हम सबसे पहले ये तो देख लें कि आखिर ये एलपीजी है क्या। ठीक ना।
इसी को क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है, इसी एलपीजी आधारित नीति को कहा जाता है नई औद्योगिक नीति। औद्योगिक नीति, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी। वर्तमान में जो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी की जो हम बात करते हैं वो यही है, इससे नई अभी कोई नहीं है। 1991 में जो इकोनॉमिक मतलब क्या बोलते हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी, वही है हमारी नवीनतम क्या बोलते हैं औद्योगिक नीति। इसीलिए इसको न्यू क्या बोलते हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी कहा जाता है, जो कि किस पर आधारित था? एलपीजी पर। इसमें जो एल है, एल एल स्टैंड्स फॉर उदारीकरण। क्या है ये उदारीकरण? क्या है ये उदारीकरण? उदारीकरण का सिंपल सा क्या मतलब था कि सरकार को उदार बनने की दिशा में जो है वो काम करना होगा। उदार बनने की दिशा का क्या मतलब है? उदार बनने की दिशा का मतलब था कि वो जो लाइसेंस और परमिट की आवश्यकताएं थी ना विविध क्षेत्रों में, लाइसेंस परमिट, इसको धीरे धीरे कम किया जाने लगा। की अनिवार्यता में कमी। इसी को क्या कहा जाता है? उदारीकरण। कि बिना मतलब का जो है वो ये पास लो, ये परमिट लो, ये लाइसेंस लो, इन सबको कम किया गया। जिसके कारण क्या हुआ? भारत में जो इंस्पेक्टर कोटा राज चल रहा था ना, इसमें भी कमी आई। इंस्पेक्टर कोटा राज, लाइसेंस कोटा राज, इंस्पेक्टर कोटा राज, ये अलग अलग टर्म आपको देखने को मिलेंगे। ऐसे की टर्म्स जरूर अपने आंसर में यूज किया कीजिए, ठीक ना। अपने जब मेंस के आप आंसर लिख रहे हो ना, तो इस तरह के की टर्म्स जरूर यूज किया कीजिए कि इंस्पेक्टर कोटा राज में जो है वो धीरे धीरे कमी की गई। इतना ही नहीं, इसके अंतर्गत क्या किया गया? इसके अंतर्गत किया गया कि विदेशी निवेश को भी भारत में निवेश की अनुमति दी गई, निवेश को बढ़ावा। पहले जो नहीं था कि हम परमिट ही नहीं देंगे, निवेश को बढ़ावा। अगले पेज में लिखता हूं, रुकिए। क्या बोल दिया गया कि विदेशी लोग भी जो है वो देश में निवेश कर सकते हैं, या निवेश संबंधी नियमों में ढिलाई दी गई। निवेश संबंधी नियमों को सरल किया गया। जरा बात को समझिएगा, उदार बनने का मतलब क्या है? उदार बनने का यही मतलब है ना कि मैं यदि आपके प्रति उदार हूं तो मैं क्या करूंगा? आपको सरल, आपके लिए जो है जो भी मैं अंतर संबंध के, अंतर क्रिया के जो मार्ग होंगे ना, उनको मैं आसान बना दूंगा। तो सरकार से अपेक्षा की जा रही है कि सरकार तुम उदार बनो, ठीक ना। ठीक ना। क्या किया गया कि 18 क्षेत्र चुन लिए गए। इन 18 क्षेत्रों को छोड़कर बाकी क्षेत्रों में तो लाइसेंस की आवश्यकता ही को समाप्त कर दिया। 18 क्षेत्रों को छोड़ बाकी क्षेत्र में लाइसेंस की आवश्यकता को ही समाप्त कर दिया गया। जो कुछ खास क्षेत्र थे जिनमें मान के चलिए कुछ आवश्यकता हो, कुछ टेक्निकल नॉलेज की आवश्यकता हो, कुछ जो है वो रेगुलेशन की आवश्यकता हो। अब जैसे परमाणु ऊर्जा, अभी इसका लाइसेंस जो है वो किसी को भी नहीं दिया जा सकता ना। अब पता चले वो इस ऊर्जा का क्या उपयोग कर रहा है, क्या दुरुपयोग कर रहा है, पता चले इसे बम बना लेगा। तो ऐसे कुछ क्षेत्र, जिन क्षेत्रों में कुछ विशेष निगरानी की आवश्यकता होती है या जिनको सरकार जो है वो महत्वपूर्ण समझ रही थी, इन क्षेत्रों में क्या किया गया? इन क्षेत्रों में लाइसेंस की अनिवार्यता को बनाए रखते हुए बाकी क्षेत्रों में जो है वो लाइसेंस की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया। इतना ही नहीं, विनिर्माण क्षेत्र में यदि हम बात करें तो विनिर्माण क्षेत्र में तंबाकू, शराब आदि
तंबाकू, शराब आदि इन क्षेत्रों को छोड़कर बाकी क्षेत्रों के लिए लाइसेंस की व्यवस्था को ही समाप्त कर दिया गया। ठीक ना, इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं उदारीकरण। ठीक ना, इसी को क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है उदारीकरण। यहां तक बात समझ में आई। अगला है इसी का, वो क्या है, पी। पी स्टैंड्स फॉर प्राइवेटाइजेशन, यानी कि निजीकरण। क्या है निजीकरण, जरा बात को समझिएगा। निजीकरण को हम दो कंटेक्स्ट में समझेंगे। इसके दो प्रारूप होते हैं। पहला प्रारूप क्या होता है, पहला प्रारूप निजीकरण का मतलब यह है कि भारत के वो क्षेत्र जो पहले केवल सरकार के लिए ही थे, यानी कि जिन क्षेत्रों में सरकार का एकाधिकार दिखता था, जिन क्षेत्रों में सरकार का की मोनोपोली दिखती थी, उन क्षेत्रों को भी बाकियों के लिए खोल दिया जाना। तो पहला तो निजीकरण का ये मतलब हुआ। क्या हुआ मतलब निजीकरण का, जैसे कि मान के चलिए पहले क्या है, लिख रहा हूं, सरकारी एकाधिकार वाले क्षेत्रों को, खूब बात चल रही है इससे संबंध में, खूब विवाद भी चल रहा है और पूछे जाने की संभावना ठीक ठाक है इस टॉपिक पर, निजीकरण। ठीक ना, भारत का एक ज्वलंत मुद्दा है। सरकारी एकाधिकार वाले क्षेत्रों को निजी निवेश के लिए खोल देना। पहला तो इसका ये हुआ प्रकार कि सरकारी एकाधिकार वाले, यानी कि जिन क्षेत्रों में पहले केवल सरकार थी, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताऊं, जैसे मान के चलिए संचार, ये उस टाइम की ही बात कर रहा हूं मैं, जैसे मान के चलिए उस टाइम तक संचार में जो है वो केवल सरकार का एकाधिकार था, एक बीएसएनएल या एमटीएन। ठीक ना, यानी कि सरकारी कंपनी है जो इस क्षेत्र में है, लेकिन क्या कर दिया गया निजीकरण के अंतर्गत कि इस क्षेत्र को अब निजी निवेश के लिए भी खोल दिया गया, क्योंकि इस क्षेत्र में अब प्राइवेट प्लेयर्स भी निवेश करके अपनी कंपनी स्टैब्लिश कर सकते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसको भी कहते हैं निजीकरण। पहली बात समझ में आई, निजीकरण का एक प्रकार समझ में आया कि यानी कि मोनोपोली को खत्म कर देना, सरकारी मोनोपोली को खत्म कर देना। ठीक ना, दूसरा दूसरा जो प्रारूप था, दूसरा प्रारूप था कि सरकारी कंपनियों में निजी हिस्सेदारी को बढ़ाना। बढ़ाना या निजी हिस्सेदारी को सुनिश्चित करना, लिख लीजिए। दूसरा वाला आप लोगों को पता होगा, आप जब भी निजीकरण की बात करते हैं तो आप केवल इसकी बात करते हैं, आप इसको इग्नोर कर देते हैं। आज के बाद जब भी निजीकरण की बात कीजिएगा तो इन दोनों की बात कीजिएगा। दोनों में अंतर क्या है, बात को समझिए। पहला वाला मैं क्या बोल रहा हूं कि कुछ क्षेत्र जो पहले केवल सरकार के लिए ही थे, कि इस क्षेत्र में केवल गवर्नमेंट ही रहेगी, जैसे कि इंडियन रेलवे, रेल परिवहन में केवल भारतीय रेल। ठीक ना, लेकिन यदि अब भारतीय रेल को खोल दिया जाए, अब आईआरसीटीसी भी जो है वो रेल चला सकती है, तो ये भी निजीकरण का एक प्रारूप हुआ। बात समझ में आया। दूसरा प्रारूप क्या है, दूसरा प्रारूप है कि सरकारी कंपनियों के शेयर्स बेच देना, जैसे कि एलआईसी, आपको पता है ना, एक सरकारी कंपनी है। ठीक ना, एलआईसी का आईपीओ लाया जाएगा और क्या किया जाएगा, इसके शेयर्स को ओपन मार्केट में बेच दिया जाए। ये भी निजीकरण का एक प्रारूप है। बात समझ में आया। तो जब हम निजीकरण की बात करेंगे तो हम इन दोनों की बात करेंगे। ठीक ना, जब हम निजीकरण की बात करेंगे तो हम इन दोनों की बात करेंगे। ये देखिए, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया,
एक सरकारी कंपनी है, ठीक ना, 557 रुपए एक शेयर का दाम। कैसे पता चलता है सरकारी कंपनी है? सरकारी कंपनी पता चलने का तरीका है तो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में जाइए। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स का क्या मतलब है कि इसके हिस्सेदारों का क्या परसेंटेज है। इसमें देखिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के प्रेसिडेंट के पास इस कंपनी के कितने शेयर्स हैं? 96.50%। यानी कि ये क्या दिखा रहा है कि एक सरकारी कंपनी है, ठीक ना। लेकिन यहाँ पर ये चीज देखिए ना कि पब्लिक के पास भी तो इसके 2.52% शेयर है, यानी कि मेरे आपके जैसे निवेशकों के पास भी 2.52 शेयर है। तो ये जो शेयर बेचा गया LIC का IPO लाकर जो बेचा गया, ये भी निजीकरण का एक प्रारूप होता है। अब बात समझ में आई? दोनों में अंतर समझ, दोनों पॉइंट समझ में आया? निजीकरण के दोनों प्रारूप होते हैं, ठीक ना। तो 50% ना, तो ये है क्या बोलते हैं वो, मैंने वो भी नहीं बोला है, ये अलग अलग स्टडी से मैं बता दूंगा वो कौन सी स्टडी थी, ठीक ना। मतलब ये बोला गया था कि इम्प्लॉयबल नहीं होते हैं वर्तमान जरूरतों के अनुरूप, तो कोई नहीं। तो ये वाला पॉइंट जो है ना, ये दोनों चीजें याद रखिएगा। निजीकरण की जब आप बात कीजिएगा तो ये दोनों की बात को ध्यान में रखिएगा। LPG के अंतर्गत क्या किया गया कि स्टार्टिंग में जो है वो 18 क्षेत्रों को छोड़कर 18 क्षेत्रों को छोड़कर, ठीक, 18 क्षेत्रों को छोड़कर बाकी क्षेत्रों को निजी निवेश के लिए खोल दिया गया। बाकी क्षेत्रों में मतलब क्या बोलते हैं प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने की बात की जाने लग गई, ठीक ना। कालांतर में धीरे धीरे और घटाया गया। वर्तमान में यदि हम देखें तो मुश्किल से 2 क्षेत्र हैं, नाभिकीय ऊर्जा, ठीक ना, और नाभिकीय वो संयंत्र वगैरह। इन क्षेत्रों को छोड़कर लगभग भारत के सभी क्षेत्रों को निजी निवेश के लिए वर्तमान में खोल दिया गया। चाहे वो डिफेंस ही क्यों ना हो, चाहे वो क्या बोलते हैं, अरे डिफेंस ही क्यों ना हो, चाहे वो रेल परिवहन ही क्यों ना हो, चाहे वो स्पेस क्यों ना हो, सभी क्षेत्रों को खोल दिया गया है। मुश्किल से सिर्फ 2 क्षेत्र है, नाभिकीय ऊर्जा और नाभिकीय संयंत्र। इन क्षेत्रों को छोड़कर बाकी सभी क्षेत्रों को आज जो है वो क्या कर दिया गया है, निजी निवेश के लिए खोल दिया गया। यहां तक बात समझ में आई? ये है निजीकरण, ठीक ना। तो ये था निजीकरण। तीसरे पर आते हैं विच इज व्हाट, जो कि है G, जो कि स्टैंड्स फॉर वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन। क्या है वैश्वीकरण? जरा बात को समझिएगा कि वैश्वीकरण क्या है। वैश्वीकरण का मतलब है कि समस्त विश्व को एक परिवार में परिवर्तित कर देना या एक गांव में परिवर्तित कर देना। मतलब क्या है? मतलब है कि ये जो सीमाएं है ना, बाउंड्री लाइंस हैं, जो विभिन्न देशों की जो बाउंड्री है, सीमाएं हैं, ये विलीन हो जाएंगे, गायब हो जाएं। ये गायब हो जाने का क्या मतलब है? गायब ऐसे थोड़ी हो जाएंगे। गायब हो जाने का मतलब है कि इन सीमाओं के आर पार वस्तुओं, सेवाओं, लोगों, पूंजी, तकनीक का प्रवाह इतनी आसानी से हो कि ये लगे ही ना क्या कि यहाँ पर कोई सीमा थी या एक देश से दूसरे देश में हो रहा है। जैसे कि एक परिवार के मध्य लोगों में जैसे संपत्ति का हस्तांतरण, आगे पीछे एक दूसरे में पैसों का लेन देन, वस्तु सेवाओं का लेन देन होता है, वैसे जब पूरे विश्व में होने लग जाए तो इस संकल्पना को क्या कहते हैं? वैश्वीकरण। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, जो कि किस पर आधारित है? हमारा जो सांस्कृतिक जो हमारी विचारधारा है ना, जो कि किस पर आधारित है? जो कि आधारित है वसुधैव कुटुंबकम पर। ये इसी पर आधारित है, वसुधैव कुटुंबकम। हाँ, वसुधैव कुटुंबकम क्या है? वसुधा एव कुटुंबकम, वसुधा एव कुटुंबकम, यानी कि धरती ही परिवार है, ठीक ना। तो ये इसी संकल्पना पर आधारित है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि विविध देशों के मध्य, विविध देशों के मध्य विभिन्न देशों के मध्य वस्तुओं, सेवाओं,
तकनीकों, मानव संसाधन, पूंजी इत्यादि का निर्बाध प्रवाह हो। निर्बाध प्रवाह, इसी को क्या कहते हैं? इसी को वैश्वीकरण कहते हैं। ये पॉइंट याद रखिएगा, जहां भी वैश्वीकरण पूछा जाए, चाहे किसी भी पेपर में पूछा जाए, आप आराम से जो है वो वैश्वीकरण को डिफाइन करने के लिए इन चीजों को यूज कर सकते हैं। ठीक ना? ये क्या है? ये है वैश्वीकरण। ठीक ना? अभी आपको बताया था ना, नेहरू महालनोबिस मॉडल में क्या कर दिया गया था कि न तो विदेश का कोई आदमी भारत में निवेश करेगा और न ही हमारे देश का कोई आदमी जो है वो विदेशों में जाके निवेश करेगा। तो ये उसी संकल्पना के जस्ट अपोजिट है, यानी कि अब जो है वो पैसों का प्रवाह जो है वो आसानी से हो सकेगा। भारत का जो है वो टाटा ग्रुप जाकर आराम से जर्मनी में, आराम से इंग्लैंड में अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश कर जैगवार लैंड रोवर बना के बेच सकता है। सिमिलरली अमेरिका की कोई कंपनी एप्पल, वो भारत में आके आराम से जो है वो अपना प्लांट बनाकर बेच सकती है। तो पूंजी का प्रवाह, ठीक ना? अमेरिका का आदमी जो है वो भारत में आके आराम से कमा सकता है, आराम से जो है वो कर सकता है। वैसे ही सिमिलरली इंडिया का आदमी जाके विदेशों में कमा सकता है। मानव संसाधन का प्रवाह, गुड्स का प्रवाह। गुड्स का प्रवाह कैसे है कि भारत की वस्तुएं जो है वो अमेरिका में जाकर बिक रही है, अमेरिका की वस्तुएं भारत में आके बिक रही है। एग्जांपल ले रहा हूं बस, इंडिया अमेरिका, बाकी भी देशों की आप बात समझ सकते हैं, एग्जांपल के रूप में बस मैं बोल रहा हूं। ठीक ना? तो दिस इज व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। इसी को क्या कहते हैं? ग्लोबलाइजेशन। सेवाओं का आदान प्रदान, वहां की सर्विसेज हमें मिल रही है, हमारी सर्विसेज उनको मिल रही है। ठीक ना? तो इसी को कहा जाता है वैश्वीकरण, कि जब पूरा विश्व जो है वो एक परिवार के रूप में कन्वर्ट हो जाए, जब सब चीजों के लिए इंटरडिपेंडेंट हो जाए। यानी कि क्या है, हमें एक कार बनाना है, ठीक ना? बढ़िया कार नहीं बना, ठीक ना? मोटा मोटी मान लीजिएगा एक तो कार बनाना है, ठीक ना? लैम्बोर्गिनी वाला बन गया, ठीक ना? तो एक तो कार बनाना है। अब इस कार को बनाने में देखिए इंटरडिपेंडेंसी कैसे क्रिएट होगी। इंटरडिपेंडेंसी इस कंटेक्स्ट में क्रिएट होगी कि इसकी बॉडी बनाने के लिए जो स्टील है वो कहां से आ रहा है? वो जापान से आ रहा है। इसके लिए इसमें जो टायर यूज हो रहे हैं वो कहां से आ रहे हैं? वो मान के चलिए टायर बनाने वाले किसी क्षेत्र से, मान के चलिए इंडिया से आ रहे हैं, ठीक ना? इसमें जो है वो चेसी, चेसी जो नीचे वाला बॉडी होता है, चेसी बनने कहां से बन रहा है? वो मान के चलिए जर्मनी में बन रहा है, ठीक ना? इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर लगा हुआ है वो मान के चलिए यूएसए से बन के आ रहा है, ठीक ना? इसमें जो छोटे छोटे गैजेट्स लगे हुए हैं, स्टीयरिंग हो गया, ब्रेक हो गया, वो सब जो छोटे छोटे गैजेट्स लगे हुए हैं, छोटी छोटी जो चीजें लगी हुई है, वो सारी चीजें चाइना से बन रही है। यानी कि दिख रहा है, इसको कहते हैं ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण, जिसमें क्या है, सारे देश जो है वो आपस में इंटरकनेक्टेड हो गए हैं, मतलब एक दूसरे के ऊपर अंतःनिर्भर होते चले गए हैं। तभी तो वसुधैव कुटुंबकम होगा। बात समझ में आ रहा? तो यही है वैश्वीकरण की संकल्पना। यहां तक बात समझ में आई, ठीक ना? तो इसी वैश्वीकरण की संकल्पना को आगे को एलपीजी के माध्यम से जो है वो इम्पोज किया गया, इसी को बढ़ावा देने की बात की गई, ठीक ना? तो ये थे एलपीजी रिफॉर्म्स जो कि भारत में लाए गए। अब जरा समझते हैं कि इस एलपीजी रिफॉर्म की क्या चुनौतियां उत्पन्न हुई। क्या चुनौतियां इसमें उत्पन्न हुई? सबसे पहली चुनौती की यदि हम बात करें तो सबसे पहली चुनौती ये आई इसके कारण कि आप सिंपल सी बात ये सोच के देखिए कि अभी तक विश्व, मतलब भारत की जो कंपनियां थी, उनको विश्व से कोई कंपटीशन नहीं मिलता था। क्यों? क्योंकि सरकार ने अर्थव्यवस्था को ही बंद कर रखा था, ठीक ना? मतलब तुम अपने घर में पढ़ रहे हो, ठीक, और टॉप कर रहे हो, मम्मी पूछ रही है क्या कि बेटा कितने स्टूडेंट थे, तो मम्मी हम अकेले थे। अकेले थे तो टॉप तो करोगे ही। बात समझ में आ रहा? लेकिन अब क्या है, अब अर्थव्यवस्था को खोल दिया गया है और वैश्विक कंपनियां भी हैं आपके सामने कंपटीशन में। तो इस कंपटीशन के सामने भारत के जो छोटे छोटे उद्योग थे वो नहीं टिक पाए, और इनिशियल ईयर्स में, स्टार्टिंग के 5-10 सालों में, तो भारत के जो लघु कुटीर उद्योग थे ना, या फिर जो छोटे उद्योग थे, ये बर्बाद हो गए। यानी कि भारतीय घरेलू उद्योगों को भारी नुकसान उठाना पड़ा।
क्यों? क्योंकि वो प्रतिस्पर्धा से बाहर फेंक दिए गए, एकदम ये प्रतिस्पर्धा में वो बाहर हो। पहली समस्या तो ये देखने को मिली, चुनौती। दूसरी चुनौती ये देखने को मिली कि इसके कारण क्या हुआ, भारत में एमएनसीज का आगमन हुआ, खूब सारी एमएनसीज। एमएनसीज का क्या मतलब है? मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, बहुराष्ट्रीय निगमों का आगमन हुआ, बहुराष्ट्रीय निगमों का आगमन हुआ। बहुराष्ट्रीय निगम ऐसी कंपनियों को कहते हैं जो कई सारे देशों में काम कर रही हैं, जैसे कि कोको कोला हो गया, जैसे कि उस टाइम तो एप्पल नहीं था तो इसलिए मैं उसका एग्जांपल अभी नहीं दे रहा हूं। तो ऐसी कंपनियां जो कई सारे देशों में काम करती है, जैसे कि यूनिलीवर। अरे हिंदुस्तान यूनिलीवर भारतीय कंपनी नहीं है, कंफ्यूज नहीं होइएगा, हिंदुस्तान की सब्सिडरी को उसने हिंदुस्तान नामकरण दे दिया है, ठीक ना। यूनिलीवर ब्रिटेन की कंपनी है। तो ऐसी ऐसी कंपनियों का भारत में आगमन हुआ। अब जरा सोच के देखिए, इन कंपनियों का पॉकेट जो होता है ना, वो यहां तक होता है, पैर तक होता है, यानी कि दे आर डीप पॉकेटेड। डीप पॉकेटेड का क्या मतलब होता है? इनके पास पैसा खूब होता है। पैसा खूब होता है तो ये क्या करते हैं? मार्जिन वॉर खेलते हैं, ठीक ना। ये मार्जिन वॉर करते हैं। सिंपल सी बात है, इन वॉर में जो है, इस युद्ध में जो है, वो छोटे प्लेयर्स जो है वो नहीं टिक पाएंगे। इनके पास इतनी क्षमता होती है, क्यों? क्योंकि इनके पास जो है वो बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होती है, बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं। ये क्या करते हैं? ऐसे देशों से रॉ मटेरियल उठा सकते हैं, क्योंकि इनका नेटवर्क अलग अलग देशों में है। तो ये ऐसे देशों से रॉ मटेरियल उठा सकते हैं जहां पर बहुत ज्यादा पर्याप्त मात्रा में हो, प्रचुर मात्रा में हो। तो सिंपल सी बात है, इनके प्रोडक्ट का कॉस्ट कम रहता है। अब जरा सोच के देखिए, एक डोमेस्टिक प्लेयर जो वहां से मंगवा के यहाँ पर रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चर कर रहा है, वो इनके सामने कहां से टिक पाएगा? बात समझ में आया? तो इन एमएनसीज के आगमन के कारण क्या हुआ कि भारतीय उद्योगों को समस्या क्या, बर्बाद ही हो गए थे, उद्योगों को चुनौती। ठीक ना। इतना ही नहीं, ये जो एमएनसीज होते हैं ना, ये अपने पैसों के दम पर, ये अपने इकोनॉमिक माइट के दम पर, आर्थिक मजबूती के दम पर क्या करते हैं? कई बार उस देश की नीतियों को भी प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। बात समझ में आ रहा? उस देश की पॉलिसी मेकिंग को भी प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। यानी कि आप समझ रहे हैं, इनडायरेक्टली ये उस देश की संप्रभुता पर हस्तक्षेप करने का प्रयास करते हैं, ठीक ना। प्रेशर लॉबी क्रिएट करके या बाकी तरीकों से, एनजीओ वगैरह को फंडिंग करके जो है वो अपने अनुरूप नीतियां बनवाने का प्रयास करते हैं। यानी कि ये एमएनसीज क्या करते हैं? नीतियों को प्रभावित करने का प्रयास। नीतियों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं, ठीक ना। आपको पता होगा कि भारत में तो नहीं है, लेकिन विश्व के कई सारे देशों में ऐसा है कि यदि कोई कंपनी चाहे कि उस कंपनी के हितों के अनुरूप कोई कानून बने, तो वो क्या कर सकता है? किसी एमपी को फंडिंग कर सकता है कि हम तुमको पैसा दे रहे हैं, तुम संसद में जाके ये वाली मांग उठाना, इस पर कानून बनवाने की बात करो। इस तरह की व्यवस्थाएं जो है वो कई सारे देशों में चलती है, यूएसए वगैरह में भी ऐसी व्यवस्थाएं चलती है। कई बार ये क्या करते हैं, उस देश के जो हेड वगैरह होते हैं, प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति वगैरह, उन पर भी अपना प्रभाव डलवा के और उनके माध्यम से भारत की नीतियों में परिवर्तन लाने की कोशिश करते हैं। क्या कि यदि हमारे साथ ये वाला डील साइन करना है तो इस कंपनी को टेंडर देना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा? ठीक ना। तुम जो वो उसके साथ जो खरीदने का प्लान कर रहे हो ना, वो जो फाइटर जेट, तो उसके साथ नहीं खरीदो, हमारे देश की इस कंपनी के साथ खरीदो। समझ में आ रहा? तो इन तरीकों से क्या किया जाता है? एमएनसी जो है उस देश की संप्रभुता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, ठीक ना। उनकी नीति निर्माण को भी प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। इसी को क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है न्यू कॉलोनाइजेशन। इसी को क्या कहा जाता है कि एलपीजी रिफॉर्म के माध्यम से क्या किया जाता है? नव उपनिवेशवाद को बढ़ावा दिया जाता है। नव उपनिवेशवाद को बढ़ावा दिया जाता है। कैसे बढ़ावा दिया जाता है नव उपनिवेशवाद को? जरा बात को समझिएगा।
सबसे पहला तो क्या है कि ये आएंगे तो डोमेस्टिक प्लेयर्स को बर्बाद कर देंगे, यानी कि घरेलू उद्यमों को बर्बाद कर देते हैं। घरेलू उद्यम को बर्बाद, पहला क्या करते हैं, घरेलू उद्यम को बर्बाद करते हैं, क्यों, कंपटीशन में टिक नहीं पाएंगे। पर कंपटीशन में ये टिकने भी नहीं देते हैं अपना प्राइस वॉर के माध्यम से, ठीक ना। प्राइस वॉर का माध्यम का क्या मतलब है कि ये प्राइसेस कम करते चले जाएंगे, डीप डिस्काउंट देते रहेंगे। तो अब जो एक छोटा निप है वो कहां से कर पाएगा। ये तो क्या कर रहे हैं, किसी दूसरे देश से जो है वो कमा रहे हैं प्रॉफिट, और उसके माध्यम से क्या कर रहे हैं, इस देश में क्या कर रहे हैं, मान के चलिए मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 500 रुपया था लेकिन 400 रुपया में बेच रहे हैं, तो ये लॉस बियर कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये मार्केट बना रहे हैं। लेकिन वो जो छोटा, जो भारत का उद्यमी था, ठीक ना, जिसको बनाने में ही 550 रुपया लगा, वो कैसे 400 रुपया में बेच पाएगा और वो कैसे कंपीट कर पाएगा। इनके पास तो इनकम के बाकी स्रोत हैं, तो ये सर्वाइव कर ले रहे हैं। तो ऐसे करके ये क्या करते हैं, घरेलू उद्यम को बर्बाद कर देते हैं, पहली चीज। दूसरा क्या करेंगे ये, अब जब ये उद्यम बर्बाद हो गए हैं तो यानी कि आपकी उस देश के क्या है, उपभोक्ता जो है वो इनके उत्पादों पर निर्भर है, उपभोक्ता इन उत्पादों पर निर्भर हो जाते हैं। ठीक ना, दिख रहा, इन उत्पादों पर निर्भर हो जाते हैं। अब इस निर्भरता का प्रयोग करके वो क्या करते हैं, इस निर्भरता का प्रयोग करके फिर क्या करते हैं, वो मनमानी करते हैं या फिर नीति निर्माण को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। इसी को क्या कहा जाता है, ये उपनिवेश का एक नया प्रारूप है। उपनिवेश जो पहले अंग्रेज वगैरह जो, या फिर मान के चलिए जो वो वेस्टर्न जो कंट्रीज थे, वो उपनिवेश की स्थापना करते थे। तो वो क्या करते थे, वो यही तो करते थे, किसी देश में जाकर क्या करते थे, वहां के आर्थिक हितों को अपने अनुकूल क्या करते थे, तोड़ते मरोड़ते थे। अपने आर्थिक हितों को पूरा करने के लिए उस देश की अर्थव्यवस्था या उसकी आर्थिक गतिविधियों का शोषण करते थे, यही था उपनिवेश। तो ये बोला जाता है कि ये जो एलपीजी है ये नया तरह का उपनिवेश है, इसीलिए इसको नव उपनिवेश की संज्ञा दी जाती है, न्यू कॉलोनी की संज्ञा दी जाती है। बात समझ में आया यहाँ तक। आलोचकों का कुछ और भी जो है वो इस संदर्भ में तर्क क्या है, एक तो तर्क ये भी आता है कि एलपीजी ने क्या किया, भारत का कैपिटलिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया, या भारत में पूंजीवादी परिवर्तन देखा गया। क्यों, क्योंकि एलपीजी रिफॉर्म जो है वो पूंजीवाद की संकल्पना पर आधारित है। तो भारत का पूंजीवादी परिवर्तन देखा गया, जिसके कारण क्या हुआ, भारत में समृद्धि तो बढ़ी, यानी कि ग्रोथ तो हुआ। आप लोगों को पहले स्टार्टिंग में जब मैं इकोनॉमी का इंट्रोडक्शन समझा रहा था, उस टाइम मैंने आपको बताया था कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में अंतर है। ग्रोथ जो है वो, समृद्धि जो है वो मात्रात्मक संकल्पना है, ठीक ना। यानी कि पिछले साल जो है वो $2.5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था थी, इस बार बढ़कर $3 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था हो गई। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे समृद्धि हुई। लेकिन यदि इस विकास का लाभ सबको नहीं मिला तो हम क्या बोलेंगे कि विकास नहीं हुआ। समृद्धि तो हुई लेकिन विकास नहीं हुआ, ठीक ना। समृद्धि को तो इंश्योर किया, इसने विकास को प्रभावित किया। जो कि हमें किस रूप में देखने को मिलता है, हमें देखने को मिलता है कि भारत में आर्थिक असमानता बढ़ती जा रही है। ठीक ना, इसी कारण से बोला जाता है कि भारत में आर्थिक असमानता बढ़ती जा रही है। क्यों, क्योंकि एलपीजी ने क्या किया, पूंजीवादी परिवर्तन कर दिया हमारी अर्थव्यवस्था का। यानी कि बस प्रॉफिट, जितना ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ, इस पर फोकस हो गया,
सरकार जो है वो जो इक्वालिटी, वो जो समानता की बात कर रही थी ना, वो समाप्त हो गया। यही हमें देखने को मिलता है। इसी पॉइंट को आप लिखें तो आप जरूर मेंशन कीजिए ऑक्सफैम रिपोर्ट को। क्या बताती है ऑक्सफैम रिपोर्ट? ऑक्सफैम रिपोर्ट का क्या कहना है कि भारत की 50% जो बॉटम की आबादी है ना, बॉटम की आबादी, यानी कि यदि हम पैसों के आधार पर भारत की जनसंख्या को हायरार्की में सजा दें, श्रेणी क्रम में सजा दें, तो बॉटम की जो 50% आबादी है ना, इनके पास भारत की कुल संपत्ति के मात्र 3% पर क्या है, अधिकार है। ठीक ना, इनके पास कितना है, भारत की टोटल संपत्ति का मात्र 3%। ऑन द अदर हैंड भारत के जो टॉप 1% है, भारत के जो टॉप 1% है, भारत के जो टॉप 10% है, उनके पास भारत की कुल संपत्ति के लगभग 42% पर अधिकार है। आपको नहीं दिख रहा कितनी बड़ी असमानता है भारत में? मैं नहीं बोल रहा हूँ, कोई भी आंकड़े जो यूज करता हूँ ना, मैं कोई रिसर्चर थोड़ी हूँ, मैंने कोई रिसर्च थोड़ी किया है, मैं तो वही आंकड़े बोलता हूँ जो बाकी रिसर्च जो है वो पब्लिश करती है, दिखाता हूँ। आप लोगों को शायद दिखा रखा है मैंने, लेकिन यहाँ पर यूज करने की बात आई है इसीलिए दिखा रहा हूँ फिर से। ऑक्सफैम ये देखिए, सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट इंडिया स्टोरी, देख रहा, 15 जनवरी 2023 का रिपोर्ट है, इंडिया के बारे में बात कर रहा है। क्या बोल रहा है? टॉप 1%, भारत के टॉप 1%, 1% लोगों के पास भारत की टोटल संपत्ति का 40.5% से ज्यादा है। समझ में आ रहा? 1% लोगों के पास भारत में यदि 100 रुपया है ना, तो 100 रुपया का 40 से ज्यादा रुपया तो टॉप एक लोग के पास है। बात समझ में आ रहा? यानी कि बाकी 60 में 99 लोगों को गुजारा करना है। समझ में आ रहा कितनी विकट असमानता है भारत में? ठीक, इतना ही नहीं, वेयर एज द बॉटम 50%, जबकि नीचे के जो 50% आबादी है ना, दे ओन्स अराउंड 3% ऑफ टोटल वेल्थ, जबकि नीचे के जो 50% है ना, इनके पास मात्र 3% संपत्ति है। यानी कि 50 लोग जो है वो 3 रुपया पर गुजारा कर रहे हैं और एक लोग के पास जो है वो 40 रुपया है। इसका यही मतलब हुआ ना, एक आदमी के पास कितना है, 40 रुपया है, लेकिन 50 लोगों के पास मात्र 3 रुपया है। यानी इमेजिन कितनी ज्यादा असमानता है, आर्थिक असमानता। बात समझ में आ रहा? तो इसके पीछे एक बड़ा कारण यह भी माना जाता है कि कैपिटलिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन, जो पूंजीवादी परिवर्तन देखा गया ना भारत में, जिसके कारण क्या है कि आर्थिक समृद्धि पर केवल बल दिया गया, विकास पर बल नहीं दिया गया, यानी कि वितरण पर बल नहीं दिया गया। ठीक ना, तो ये भी इसके पीछे कारण है। इस पॉइंट को जरूर मेंशन कर लीजिएगा। 1% ओन्स 40.5% ऑफ, ऐसे लिख लीजिएगा, ऐसे लिख लीजिएगा, 1%, शीर्ष 1% के पास, यहां चमक रहा उसमें लिख देता हूं, ऐसे लिख लीजिए कि ऑक्सफैम, इसको भी हिंदी में लिखिए, ऑक्सफैम इंडिया रिपोर्ट 2023, इन सबको कोट कीजिएगा। ठीक ना, क्यों? क्योंकि मैंने आपने कोई रिसर्च नहीं किया है। ठीक ना, तो आप हमेशा जब भी कोई पॉइंट लिख रहे होंगे तो कोट कीजिएगा। ठीक ना, लिखिए, भारत के शीर्ष 1% के पास 1% के पास 40.5% संपत्ति के पास, भारत की 40.5% संपत्ति, जबकि नीचे से 50% आबादी के पास मात्र
3% संपत्ति। इस रिपोर्ट को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहे एस्से लिख रहे हो, निबंध लिख रहे हो, आप चाहे कोई आंसर लिख रहे हो, जरूरी नहीं है इकोनॉमिक्स का ही, आप क्या बोलते हैं पेपर 1 में लिख रहे हो सोशल इश्यूज, आप एथिक्स में लिख रहे हो, हर जगह यूज हो सकता है ये डेटा। आप इंटरव्यू में अपना आर्ग्यूमेंट रखना चाह रहे हो क्या कि भारत में ग्रोथ तो हो रहा है लेकिन विकास नहीं हो पा रहा है, तुरंत कोट कीजिए ना इस रिपोर्ट को। आपने सर्वे थोड़ी किया है, आप जब इस रिपोर्ट को कोट कीजिएगा तो आपकी बातों में ऑथेंटिसिटी आएगी, आपकी बातों में वजन बढ़ेगा, ठीक ना। ऐसे रिपोर्ट्स को कोट करना है। ये बात भी समझ में आई। तो ये कुछ चुनौतियों की बात की गई जो किससे संबंधित थी, जो थी एलपीजी रिफॉर्म से संबंधित, ठीक ना। इतना ही नहीं, यदि कुछ और चुनौतियों की यदि हम बात करें, छठा और चुनौतियों को देखिए। जैसे कि चुनौतियों में ये भी देखा गया क्या कि संगठित या फिर रोजगार के अवसर कम हुए ना, क्यों? क्योंकि निजीकरण को बढ़ावा मिला। तो निजीकरण को बढ़ावा मिलने के कारण क्या हो गया, सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार के अवसरों में कमी आई। सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार के अवसरों में कमी आई। जिससे क्या हुआ, असंगठित क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उत्पन्न हुए, ठीक ना। जिससे क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था का असंगठीकरण हुआ। असंगठीकरण से ज्यादा बढ़िया है अनौपचारीकरण हुआ। अनौपचारीकरण हुआ। इसी को क्या कहते हैं, इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी। यानी कि क्या हुआ, अर्थव्यवस्था का अनौपचारीकरण किया हुआ। क्यों? क्योंकि संगठित क्षेत्रों में क्या हुआ, संगठित क्षेत्रों में रोजगार के अवसर कम होते चले गए, और रोजगार के अवसर कम होते चले गए तो अर्थव्यवस्था का अनौपचारीकरण हुआ, ठीक ना। ये भी एक टर्म के रूप में लिखिएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप बिल्कुल सरप्राइज नहीं होइएगा कि आपको एसए के रूप में मिल जाएगा। अगर यूपीपीसीएस वगैरह की बात करें या यूपीएससी में, आपको एसए के रूप में भी मिल सकता है कि एलपीजी के 30 साल बीत गए हैं, समीक्षा कीजिए। बात समझ में आ रहा? क्या क्वेश्चन के रूप में सीधे मिल सकता है कि एलपीजी का आलोचनात्मक मूल्यांकन, या मूल्यांकन कीजिए कि एलपीजी ने भारत में क्या कुछ किया। तो पॉजिटिव तो अभी बताऊंगा, लेकिन आपको ये भी तो पता होने चाहिए ना कि इसके कारण क्या क्या चुनौतियां उत्पन्न हुई, तभी तो आप मूल्यांकन कर पाइएगा। ये बात भी समझ में आया, ठीक। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो किससे संबंधित थे, जो थे एलपीजी की चुनौतियों से संबंधित। एक और पॉइंट यदि लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं 7वें पॉइंट के रूप में, ये भी लिख सकते हैं कि बड़ी बड़ी एमएनसीज या तकनीकों के आगमन से, तकनीकों के आगमन से रोजगार के अवसर कम हुए। ये भी अपने आप में एक चुनौती थी। बात समझ में आया? रोजगार के अवसर कम हुए, तकनीक नए नए आ गए। अरे सिंपल सी बात है, आप सोच के देखिए। मान के चलिए क्या है कि पहले 100 लोग रोजगार करते थे, 100 लोग जो है वो एक फैक्ट्री में काम करते थे, और ये क्या करते थे, दिन का मान के चलिए 200 शर्ट बुनते थे, 200 कपड़े बनाते थे, या शर्ट लिखता हूं मैं, शर्ट बनाते थे, ठीक। बात समझ में आ रहा? 100 लोगों को रोजगार है। अब क्या है, एक मशीन लगा दिया, वो क्या कर रही है, एक दिन में 500 शर्ट बना रही है। और इस मशीन को ऑपरेट करने के लिए 3 आदमी की आवश्यकता है, 97 लोगों का रोजगार गया ना। बात समझ में आ रहा? तो इसको कहा जाता है ऑटोमेशन, ठीक ना। ऑटोमेशन हुआ, तकनीकों के कारण क्या हुआ, ऑटोमेशन हुआ, और जिसके कारण रोजगार गए। ऑटोमेशन के कारण क्या हुआ, रोजगार गए। लिख लीजिएगा, फिर से बात चल रही है ना। सुना होगा आप लोगों ने चैट जीपीटी, एआई, इन सब के कारण ये बोला जा रहा है कि फिर से रोजगार जाएंगे।
ठीक ना। तो आप ऐसे लिख लीजिए कि ऑटोमेशन से रोजगार गए। ठीक ना। कंप्यूटर वगैरह आने लग गया। अभी जो सुन रहे हैं ना आप लोग, विवाद सुन रहे हैं ना, ये जो चैट जीपीटी के आने के कारण या एआई के आने के कारण आप लोग सुन रहे हैं ना कि लोगों के रोजगार चले जाएंगे। अब तो जो है वो सारा काम जो है वो एआई कर दे रहा है, डबिंग कर दे रहा है, आर्ट बना दे रहा है, फोटो बना दे रहा है, फोटोशॉपिंग कर दे रहा है, ठीक ना, तो आंसर दे दे रहा है। तो यही सेम क्वेश्चन 1991 में भी उठा था जब कंप्यूटर्स वगैरह का भारत में आगमन हुआ था। तो उस टाइम भी ऐसे ही धरना प्रदर्शन होता था, उस टाइम भी ऐसे ही स्ट्राइक होता था। क्या कि अब जो है वो टीटी की आवश्यकता क्यों रह जाएगी? आप जरा सोच के देखिए। अभी भी आप जाते हैं तो आप देखिएगा जनरली कोई भी स्टेशन में आपको 8-10 काउंटर मिलेंगे जो ठीक ठाक स्टेशन होते हैं। मुश्किल से कितने में, 1 या 2 में जो है वो कोई बैठा रहता है। यानी कि एक बात सोच के देखिए, वो जो आईआरसीटीसी की वेबसाइट है जिस पर जाते हैं और आप जाके टिकट बुक कर लेते हैं, उसने इतने लोगों का रोजगार तो खा लिया ना। बात समझ में आ रहा? तो इस तरह की बातें उठी थी और हमेशा ये बातें उठती रहेगी। जब भी कोई नई तकनीक आती है तो कुछ लोगों के रोजगार जाते हैं और नए तरह के रोजगार उत्पन्न होते हैं जो अपने आप को मोल्ड कर सकते हैं उस नई परिस्थिति में। जरा सोच के देखिए, कंप्यूटर ने कितने सारे कंप्यूटर से संबंधित रोजगार उत्पन्न किए। उन गैजेट्स, उन उपकरणों के निर्माण में, उनको मेंटेन करने वाले सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, इन सब से संबंधित कितने सारे रोजगार उत्पन्न भी तो किए। ऐसा हमेशा होता रहा है और होता रहेगा। आप किसी भी, आपसे अगर ओपिनियन पूछा जाए ना, थोड़ा सा मैं अपने टॉपिक से डिविएट होकर आपको बता रहा हूं कि यदि आपसे ओपिनियन पूछा जाए, आप हमेशा यही बताइएगा कि ऐसा आदिकाल से होता रहा है, बहुत लंबे समय से होता रहा है। जब भी कुछ नया नवाचार होता है, कुछ भी नई तकनीक आती है तो बहुत सारे रोजगार जाते हैं, लेकिन कई सारे नए रोजगार उत्पन्न भी होते हैं। ऐसा तब भी हुआ था जब स्पिनिंग जेनी का आविष्कार हुआ था। ठीक ना। स्पिनिंग जेनी पहले जो है वो चरखा से वो बड़ी मशीन आ गई जो है वो एक साथ जो है वो कपड़े बना रही थी। क्या हुआ? कुछ रोजगार गए तो कुछ नए रोजगार उत्पन्न हुए। मशीन बनाने वाले, उनको मेंटेन करने वाले, उनको ऑपरेट करने वाले। ठीक ना। ऐसा होता रहा है और आगे भी होता रहेगा। हमें क्या आवश्यकता है? हमें आवश्यकता है कि हम अपनी आबादी को आने वाली नई प्रौद्योगिकी के अनुरूप जो है वो स्किल प्रोवाइड करते रहे ताकि वो इस बदले परिवेश में भी रोजगार योग्य बने रहे। आपको अपग्रेड करते रहना होगा अपने आप को। ठीक ना। नहीं तो आप पिछड़ जाइएगा। दैट्स गोइंग टू हैपन। ये गारंटी है। आप खुद सोच के देख लीजिए ना, आपकी जो पीढ़ी है, आप जरा सोच के देखिए, आप 5वीं 6ठी क्लास में थे, आप जितना जानते थे टेक्नोलॉजी के बारे में, आजकल के बच्चे 5वीं 6ठी वाले वो आपसे ज्यादा जानते हैं। इट्स ऑलवेज गोइंग टू हैपन। न्यू जनरेशन इज गोइंग टू रिप्लेस यू। आने वाली पीढ़ी जो होगी वो हमेशा आपसे ज्यादा तकनीकी रूप से सक्षम होगी। तो अब आप इस चीज के लिए तकनीक को इल्जाम थोड़ी दे सकते हैं। आपको ये करना होगा कि आप अपने आप को अपग्रेड कीजिए। बात समझ में आ रहा ना? अभी वो जो कैलकुलेटर वाला सिंबल के पीछे जो स्नैपचैट छुपाए रहते हैं कि मम्मी को पता नहीं चलेगा, ठीक ना? बात समझ में आ रहा? तो आपकी जो अगली वाली जनरेशन आएगी ना वो आपसे ज्यादा ब्रिलियंट होगी। तो ये हमेशा होने वाला है। इफ यू आर नॉट अपग्रेडिंग योरसेल्फ देन यू आर गोइंग टू गेट रिप्लेस्ड बाय समवन एल्स। बात समझ में आया? तो ये प्रकृति का नियम है। आपको हमेशा आगे बढ़ते रहना होगा। अगर आप रुक जाएंगे तो पीछे से आप रौंद दिए जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक बहुत बड़ी भीड़ जो है वो पीछे से आगे बढ़ रही है। क्लियर यहां तक? ठीक ना। तो ये कुछ आलोचना के तर्क हैं। आप अपने मुंह से नहीं भी बोलिए तो आप इस तरह से बोल सकते हैं कि आलोचकों के अनुसार। ठीक, मैंने बस आपको पॉइंट्स दे दिए हैं ताकि आप आंसर लिख सके या आपसे यदि पूछा जाए तो आपके पास तर्क हो। लेकिन दूसरी तरफ एलपीजी रिफॉर्म के क्या लाभ हुए, इसके क्या फायदे हुए, जरा उस ओर दृष्टिपात करते हैं कि आखिर इसके क्या क्या फायदे हुए। यदि हम फायदों की बात करें तो सबसे पहला फायदा तो इसका ये हुआ कि भारत में जो पूंजी की समस्या थी ना, पूंजी की जो समस्या थी, निवेश के माध्यम से, विदेशी निवेश के माध्यम से उस समस्या का निराकरण हुआ। विदेशी निवेश के माध्यम से पूंजी का आगमन हुआ। इस पूंजी के आगमन के कारण क्या हुआ कि भारत जो है वो आर्थिक रूप से जो है वो सशक्त हुआ। दिखाया था ना, बजट जब पढ़ा रहा था तो उस टाइम मैंने आपको दिखाया था ना कि आज भारत के पास जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो 9 महीने की जरूरतों को पूरा करने के लिए से भी ज्यादा है। ठीक ना। इससे क्या होता है, एक देश जो होता है वो सशक्त होता है। अभी हाल फिलहाल में ही आया था ना कि हम लगभग कितना 590, कल ही परसों का है कि $590 बिलियन का हमारा फॉरेक्स रिजर्व हो गया है।
ठीक ना, कल ही परसों का शायद न्यूज है। हाँ, तो 590 588 था टू बी मोर प्रिसाइज। तो कोई नहीं, 590 बिलियन डॉलर का हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व है। इतना बड़ा रिजर्व विश्व में हम चौथे पैदान पर आ रहे हैं फॉरेक्स रिजर्व के कंटेक्स्ट में। उसके पीछे एक बड़ा कारण, अब जरा सोच के देखिए, पहले जब हमने अपनी अर्थव्यवस्था को बंद कर रखा था तो हम निर्यात ही नहीं करते थे, तो हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व होगा कहां से। लेकिन एलपीजी के कारण जब हमने अपनी सीमाओं को खोल दिया तभी तो ये सब चीज हुआ ना। तो आज हमारे पास इतना बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार है। ठीक ना, पहला फायदा। दूसरा फायदा क्या है? प्रतिस्पर्धा ने गुणवत्ता में सुधार किया। प्रतिस्पर्धा ने गुणवत्ता में सुधार किया। क्या है, जरा बात को समझिएगा। ये हमेशा ये थंब रूल है, इसको एक थंब रूल के रूप में याद रखिए। क्या कि ऑलवेज कंपटीशन लीड्स टू क्वालिटी एनहांसमेंट। हमेशा प्रतिस्पर्धा के कारण गुणवत्ता में सुधार होता है। आप जरा सोच के देखिए, मार्केट में खाली आप हैं, आप कौन है? आप हैं बीएसएनएल, ठीक ना। आपके पास कंप्लेन आया क्या कि सर हम 500 रुपया पर महीना दे रहे हैं, लेकिन जब भी फोन करते हैं तो फोन ही नहीं लगता है। क्या बोलिएगा? आप बोलिएगा क्या कि देखिए भैया, जैसा है वैसा यही है, लेना है तो लीजिए, नहीं लेना है तो जैसी है। क्यों? क्योंकि आपके पास विकल्प नहीं है कोई दूसरा। क्यों? क्योंकि मोनोपोली है। लेकिन अब जरा सोच के देखिए, यदि मार्केट में टाटा डोकोमो, एयरटेल, एयरसेल आ जाएगा, अब बीएसएनएल को काम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब वो ये नहीं बोल सकता है क्या कि जय सिया राम, अब नहीं बोल सकता है। अगर वो अपनी गुणवत्ता में सुधार नहीं करेगा तो क्या करूंगा? मैं स्विच कर जाऊंगा ना, मैं बीएसएनएल छोड़ दूंगा, मैं दूसरी कंपनी का सिम ले लूंगा। बात समझ में आया? यानी कि ऑलवेज कंपटीशन लीड्स टू क्वालिटी एनहांसमेंट, यानी कि प्रतिस्पर्धा के कारण गुणवत्ता में सुधार होता है, जिससे उपभोक्ता को लाभ होता है। उपभोक्ता को लाभ होता है। ये पॉइंट समझ में आया? तो जब एलपीजी रिफॉर्म हुआ ना, तो इसके कारण क्या हो गया? प्रतिस्पर्धा आई भारत में। वो भारत के जो उद्यम थे ना, उनको चैलेंज फील हुआ। तो चैलेंज फील हुआ तो क्या हुआ? उनको भी अपनी गुणवत्ता को सुधार करने की दिशा में काम करना पड़ा। इसको बिल्कुल वैसे ही समझिए जैसे कि कल तक क्या थे, आप अकेले जो है वो रेस में भाग रहे थे, या दो लोग जो है, आप और आपके भाई भाग रहे थे, आप हमेशा फर्स्ट आ रहे थे। आप कुछ नहीं काम कर रहे थे, आप मेहनत करने का प्रयत्न ही नहीं कर रहे थे। लेकिन क्या हुआ, एक बार आप जो है वो कंट्री मतलब या फिर मान के चलिए स्टेट लेवल पर दौड़ने गए, तो वहां पर पता चला क्या कि आपका रैंक जो है ना वो पीछे से अगर काउंट किया गया ना तो उसमें कहीं दिखा टॉप पर। तो फिर क्या हुआ, आपने प्रतिस्पर्धा को जब महसूस किया तो आपको लगा कि नहीं, मुझे और मेहनत करने की आवश्यकता है। बात समझ में आया? अपने मन में तो सब तुर्रम खान होते हैं। बात समझ में आया? असली तो पता तो तब चलता है ना जब आप प्रतिस्पर्धा में किसी के साथ आते हैं, जब आप एग्जाम में बैठते हैं, जब आप टेस्ट में बैठते हैं, तो आपको पता चलता है कि आप कितने पानी में हैं। तब आप क्या करते हैं कि आप अपनी गुणवत्ता में सुधार करने का प्रयास करते हैं, ठीक ना। आप अपनी क्वालिटी को एनहांस करने की कोशिश करते हैं, ठीक, ताकि मैं और मेहनत करूं, मैं और बेहतर अंक प्राप्त कर सकूं। तो प्रतिस्पर्धा से क्या हुआ? गुणवत्ता में सुधार हुआ। ये पॉइंट समझ में आया? प्रतिस्पर्धा से गुणवत्ता में सुधार आया। तीसरा देखिए, तीसरा इसका फायदा क्या हुआ? निजी क्षेत्रों के प्रवेश के कारण, निजी क्षेत्रों के प्रवेश के कारण सरकार के ऊपर बोझ कम हुआ। सरकार पर उत्पादन का बोझ कम हुआ। उत्पादन का बोझ कम हुआ। बात समझिए, एक बात बताइए, आप खुद सोच के बताइए, क्या सरकार जो है उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? मूल उद्देश्य उसका क्या होता है? शासन करना, शासन चलाना, गवर्नेंस, प्रशासन चलाना, यही उद्देश्य होता है? कि सरकार का उद्देश्य होता है बिजनेस करना? नहीं ना, सरकार का उद्देश्य बिजनेस करना, उत्पादन करना तो होता नहीं है। अब जरा सोच के देखिए, पहले क्या था, जब मोनोपोली थी तो सारे क्षेत्र में तो सरकार खुद ही उत्पादन में लगी हुई है, तो सरकार प्रशासन कैसे चलाएगी? समझ में आ रहा? तो इसने क्या किया,
इस एलपीजी रिफॉर्म ने क्या किया, इसने मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस की संकल्पना को चरितार्थ किया। मैक्सिमम गवर्नेंस यानी कि कम सरकार अधिक शासन, इस संकल्पना को इसने चरितार्थ किया। यानी कि सरकार जो है उसकी भूमिका होनी चाहिए रेगुलेटर की। उसकी भूमिका क्या होनी चाहिए, उसकी भूमिका होनी चाहिए कि वो ये देखे कि कोई कंपनी जो है वो गलत तो नहीं कर रही है, गलत प्रैक्टिसेस तो नहीं कर रही है, वो जनता का शोषण तो नहीं कर रही है, उपभोक्ताओं का उत्पीड़न तो नहीं कर रही है। ठीक ना। सरकार खुद ही अगर बिजनेस में उतरी रहेगी तो वो शासन कैसे चला पाएगी, समझ में आ रहा। तो इस कारण से क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने अपने आप को उत्पादन से कम किया, उत्पादन की दिशा से अपने आप को पीछे खींचा और अपने आप को किस ओर लगाया, अपने आप को प्रशासन शासन की ओर लगाया। ये लाभ हुआ इसका। ठीक ना, बिल्कुल जरूर मेंशन कीजिएगा, इसको इन्वर्टेड कॉमा में मेंशन कीजिएगा कि इसके कारण मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस की संकल्पना चरितार्थ हुई। इतना ही नहीं, प्राइवेट प्लेयर के आने से क्या हुआ, उत्पादन में एफिशिएंसी आई, एक्सपर्टीज आई। एक्सपर्टीज को हिंदी में क्या लिखेंगे, विशेषज्ञता। ठीक ना। निजी क्षेत्र के प्रवेश से निजी क्षेत्र के प्रवेश से विशेषज्ञता, उत्पादन में विशेषज्ञता का आगमन हुआ। ये बात समझ में आई, विशेषज्ञता का आगमन हुआ। क्यों? क्योंकि अलग अलग निजी क्षेत्रों के पास अपना रिसर्च था, अपना उनके पास एक्सपर्टीज था, विदेशों में जो उन्होंने अलग अलग तरीके अपना रखे थे उन सब का अनुभव था। इन सब के माध्यम से क्या हुआ, भारत में उत्पादन में भी विशेषज्ञता का आगमन हुआ। ये पॉइंट भी समझ में आया। ठीक ना। अगला यदि आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई। आय में वृद्धि। आप ये भी लिख सकते हैं कि आज भारत जो है वो विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना, उसके पीछे भी यही कारण है, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी। आप ये भी लिख सकते हैं कि वैश्विक आप लिखिए कि विश्व समुदाय में भारत का दबदबा बढ़ा, विश्व समुदाय में भारत का प्रभाव। अरे सिंपल सी बात है, कल तक आप घर से निकल ही नहीं रहे थे, कोई घर के आसपास मीटिंग होती थी, आपकी बार अपना दरवाजा बंद करके घर में पड़े रहते थे, तो कैसे आपका प्रभाव रहेगा। अब क्या किया, वैश्वीकरण के माध्यम से आप घर से बाहर निकले हैं। ठीक ना। आपने वैश्विक समुदाय की अलग अलग जरूरतों में, उनकी बातों में, इन सब चीजों में जो है वो पार्टिसिपेशन बढ़ाया है, तो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे जो है वो आपका प्रभाव भी बढ़ेगा। ठीक। इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं, इसी पॉइंट को आगे बढ़ाकर लिख सकते हैं कि विश्व व्यापार में भारत की भागीदारी बढ़ी। विश्व व्यापार में भारत की भागीदारी बढ़ी। इतना ही नहीं, इसका एक बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव जो उत्पन्न हुआ वो क्या उत्पन्न हुआ कि इसके कारण भारतीय लोगों का, यानी कि आप लिख सकते हैं इंडियन डायस्पोरा, भारतीय लोगों का विदेशों में प्रवास देखा गया।
इसके कई सारे फायदे हुए। सबसे पहला फायदा मान के चलिए, अगर आर्थिक रूप से देखें तो ये रेमिटेंस भेजते हैं। रेमिटेंस जो भेजते हैं यानी कि विदेशी मुद्रा जो हमारे देश, अपने देश के लिए, अपने परिवार के लिए भेजते हैं, तो इससे विदेशी मुद्रा का आगमन भी हुआ भारत में। लेकिन खाली रेमिटेंस ही नहीं, ये भारत के सॉफ्ट पावर को भी विदेशों में बढ़ाते हैं। सॉफ्ट पावर, कि भारत की संस्कृति का प्रचार प्रसार करते हैं। ठीक ना, ये सारे फायदे हुए वैश्वीकरण से। क्यों? क्योंकि अगर वैश्वीकरण नहीं होता तो कैसे कैसे बाकी सेक्टर कैसे जाते, मतलब भारत के लोग कैसे विदेशों में जाते? बात समझ में आ रहा? तो ये कुछ फायदे हुए, इसने जो है वो लोगों के आगमन को, आवागमन को जो है वो बहुत आसान बनाया। अब जरा सोच के देखिए ना, क्यों मोदी मोदी होता है? सॉफ्ट पावर, भारतीय लोग। इससे क्या होता है कि भारत के लोगों का दबदबा वहां की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पर भी देखने को मिलता है। आपको पता है ना, अभी हाल फिलहाल में रिपोर्ट आया था कि भारत यूएसए में सबसे ज्यादा टैक्स पे करने वाली यदि कोई कम्युनिटी है तो वो कौन सी है? इंडियन कम्युनिटी। न्यूज़पेपर में आया हुआ था, ठीक ना, न्यूज़पेपर में आया हुआ था ये कि यूएसए में सबसे ज्यादा टैक्स यदि कोई समुदाय अगर देता है तो वो कौन देता है? वो देता है इंडियन कम्युनिटी। दिखाता हूं, ये देखिए, 1 महीने पहले का ही न्यूज है। इंडियन कम्युनिटी लार्जेस्ट टैक्स पेयर इन यूएसए, अमेरिका की बात कर रहा हूं। देखिए 6% ऑफ टैक्स बीइंग ओनली 1% ऑफ टोटल पॉपुलेशन। भारत के लोग जो है वो अमेरिका में मात्र 1% है, लेकिन भारत के लोग जो है वो अमेरिका के टोटल टैक्स का 6% पे करते हैं। अब जरा सोच के देखिए, इसके कारण क्या है कि अमेरिका जैसे देशों पर, इन देशों पर भारतीय लोगों की निर्भरता बढ़ती जा रही है। बात समझ में आ रहा? इसका प्रभाव देखने को मिलता है ना। जरा देख लीजिए ना, भारतीय लोग तो अब एमपी एमएलए पहुंच जा रहे हैं। ऋषि सुनाक देख लीजिए, कमला हैरिस देख लीजिए, तो कहीं ना कहीं प्रभाव तो देखने को मिलता है ना इन सब चीजों का। तो इसके कारण भी देश को फायदा हो रहा है। ये पॉइंट समझ में आया? ये पॉइंट समझ में आया? वापस आते हैं, ठीक ना। तो भारतीय लोगों के प्रचार प्रसार से ये कुछ फायदे हुए, सॉफ्ट पावर के रूप में या बाकी पावर के रूप में। इतना ही नहीं, प्रौद्योगिकी के आदान प्रदान के कारण, प्रौद्योगिकी के आदान प्रदान के कारण, बताया था ना, तकनीकों का भी आदान प्रदान, तो तकनीकों के आदान प्रदान के कारण प्रोडक्शन बढ़ा। तकनीकों से प्रोडक्शन, उत्पादकता में वृद्धि हुई। उत्पादकता में वृद्धि होगी तो क्या होगी? जीडीपी में वृद्धि होगी। से जीडीपी में वृद्धि। अगला देखिए, उदारीकरण। उदारीकरण के माध्यम से क्या किया गया कि नियम कानूनों को आसान बना दिया गया, लाइसेंस परमिट वगैरह इन सबको सरल बना दिया गया। इससे क्या होगा? इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आएगा। इससे क्या होगा? व्यापार में सुगमता आएगी। सिंपल सी बात है, आप सोच के देखिए ना, पहले 10 परमिट लेना पड़ता था, अब नहीं है परमिट लेना, या 1 परमिट लेना है। तो इससे क्या हो जाएगा? व्यापार करना आसान हो जाएगा कि नहीं देश में, ठीक ना। अब व्यापार में सुगमता आएगी तो क्या होगा? व्यापार में इसी सुगमता के कारण क्या होगा? रोजगार उत्पन्न होंगे। रोजगार उत्पन्न होंगे, फिर वही पूरा मांग वाला जो है वो सूचक्र स्टार्ट हो जाएगा। डिमांड ये ज्यादा क्रिएट करेंगे, डिमांड ज्यादा क्रिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा? उत्पादन ज्यादा होगा, उत्पादन ज्यादा होगा तो फिर से डिमांड क्रिएट होगा। तो ये पूरा चक्र जो है वो ऐसे ही चलता रहेगा। यहां तक बात समझ में आ गई? ठीक, तो ये था पूरा आपका एलपीजी, बहुत डिटेल में बताया है। अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि अब आप लोगों के पास इतना कंटेंट है कि आप इस पर निबंध भी लिख सकते हैं 1000 शब्दों। बात समझ में आ रहा ना? इसको अलग अलग पॉइंट्स के रूप में, क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, क्या क्या जो है इसके प्रभाव दिखे, और अलग अलग पैराग्राफ में डाल के आप आराम से निबंध भी लिख सकते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई? तो ये था पूरा एलपीजी रिफॉर्म।
अब हम आगे आते हैं, जरा हम देखते हैं कि आखिर भारत में औद्योगिक विकास से संबंधित समस्याएं क्या रही है। भारतीय औद्योगिक विकास, क्योंकि हमारा एक्चुअल टॉपिक तो उद्योग है ना, तो भारतीय उद्योगों से संबंधित चुनौतियां। क्या है भारतीय उद्योगों से संबंधित चुनौतियां, बातों को समझिएगा। आखिर क्या कारण है कि भारत में उद्योग जो है वो इतना ज्यादा विकास नहीं कर पाया, ये इतना ज्यादा विकसित नहीं हो पाया, इसके पीछे क्या क्या कारण रहे हैं वो हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले चुनौती जो रही वो ये रही कि भारत में उद्योगों में, हम स्टार्टिंग में जब हम बात कर रहे हैं तो बट ऑब्वियस हम क्या देख रहे हैं कि भारत के ज्यादातर उद्योग जो है वो सरकारी प्रकृति के हैं। बता चुका हूं मैं, 1991 के बाद तो निजी क्षेत्र का धीरे धीरे आगमन हुआ है ना। तो जब हम देख रहे हैं पूरा, तो बट ऑब्वियस है क्या कि स्टार्टिंग में जो हम बातें कर रहे हैं तो हम किन की बातें कर रहे हैं, हम बातें कर रहे हैं सरकारी उद्योगों की ज्यादातर, ठीक है। सबसे पहली चुनौती क्या देखी गई कि इनमें मंत्रालयों का हस्तक्षेप बहुत ज्यादा रहा। क्या मतलब है मंत्रालयों के हस्तक्षेप से, ठीक। मंत्रालयों के हस्तक्षेप से क्या मतलब है कि अलग अलग मिनिस्ट्री से संबंधित जो उद्योग थे, जैसे मान के चलिए बीएसएनएल हुआ, संचार दूरसंचार मंत्रालय से संबंधित है, तो बिना मतलब का मंत्रालय का हस्तक्षेप, ठीक ना, कि वहां टावर लगाओ, वहां नहीं टावर लगाओ, उधर मेरा वोट बैंक है, बिना मतलब का हस्तक्षेप। इस हस्तक्षेप के कारण क्या है कि बिजनेस कर पाना टफ हो जाता है। बात समझ में आ रहा? सिंपल सी बात है, एक नेता जो मान के चलिए उनके पास जो है वो एक्सपर्टीज नहीं है, उस क्षेत्र में विशेषज्ञता नहीं है, लेकिन वो अपने विचारों के अनुरूप जो है वो आपको काम करवाना चाह रहा है, जिसके कारण क्या होगा, प्रोडक्टिविटी तो इंपैक्ट होगी ही ना। बात समझ में आया? तो सरकारी हस्तक्षेप सबसे पहली समस्या। दूसरी यदि हम समस्या की बात करें तो दूसरी समस्या के रूप में हमें क्या देखने को मिला कि अक्षम प्रशासनिक नेतृत्व। तब फिर ये बात जो है वो आप लोगों को थोड़ी सी बुरी लगेगी, कड़वी लगेगी, लेकिन क्या करूं, मुझे बताना पड़ेगा बताना पड़ेगा, कड़वी क्या लगेगी। एक बात बताइए, ज्यादातर क्या होता है, आप देख लीजिए जितने भी पब्लिक सेक्टर कंपनीज होती है ना, ये जितने भी सरकारी क्षेत्र की कंपनियां होती है, इनके हेड कौन होते हैं, वही आईएएस आईपीएस ऑफिसर। जनरली आईएएस ऑफिसर प्रमोट होके जो थोड़े से ऊपर पहुंच गए हैं, उनको क्या कर दिया जाता है, बाद में इनका हेड बना दिया जाता है। इतना तो आपको पता ही होगा ना कि जो ब्यूरोक्रेसी का जॉब है, इट इज अ जनरलिस्ट जॉब, ठीक ना, ये सामान्य है। क्यों? क्योंकि उसको हर क्षेत्र के बारे में कुछ कुछ नॉलेज है। अब जरा देखिए ना, आप ही की जो तैयारी होती है, आप ही का जो एग्जाम का पैटर्न है, वो किस चीज पर आधारित है कि इसको हर क्षेत्र का कुछ ना कुछ नॉलेज होना चाहिए। बात समझ में आया? लेकिन वो विशेषज्ञ नहीं है। लेकिन आप जरा सोच के देखिए, जब मैं किसी इंडस्ट्री का हेड बनने जा रहा हूं, जब मैं किसी कंपनी का हेड बनने जा रहा हूं, इट मींस व्हाट कि आई शुड हैव द एडवांस्ड नॉलेज ऑफ दैट पर्टिकुलर सेक्टर। बात समझ में आया? इस अक्षम प्रशासनिक नेतृत्व ने भी भारत के उद्योगों को बहुत ज्यादा प्रभावित किया। बात समझ में आया कि वही प्रमोशन कर करके क्या कर दिया गया, उसको हेड बना दिया जाता था। जनरली आप देख लीजिए, उठा के देख लीजिए, आपको जनरली यही देखने को मिलेगा, जिसके कारण क्या हुआ कि समस्या देखने को मिली। क्यों? क्योंकि उसको पता ही नहीं है उस सेक्टर के बारे में, और जब तक थोड़ा थोड़ा वो समझने लगा, तब तक फिर से ट्रांसफर हो गया कि नहीं, अब ये वाला संभाल लिया, अब सीख लिए ना तुम ये वाला, तो ठीक है, अब यहाँ नहीं काम करो, अब चलो दूसरे जगह सीखो। यानी कि वो जिंदगी भर सीख सीख ही खेलता रहा। बात समझ में आया? तो ये सारी समस्याएं हैं किसी प्रशासनिक, मतलब मान के चलिए किसी क्या बोलते हैं ब्यूरोक्रेट का किसी एक पर्टिकुलर पार्टी से ज्यादा ठीक ठाक संबंध है, तो जब उसकी सरकार आई तब तो उसको हेड बना दिया गया, ठीक ना, फिर जब दूसरी सरकार आई तो उसको चपरासी बना दिया गया, मतलब उस पद से हटा दिया गया। ये सारी समस्याएं देखने को मिली। अब सिंपल सी बात है, आप बताइए इस पूरे सिस्टम में सफर कौन कर रहा है? सफर कर रहा है उद्योग, कर रहा है कि नहीं? ये पॉइंट समझ में आया? ठीक, कि ये थी दूसरी सबसे बड़ी समस्या, ठीक ना। मैं थोड़ा सा संक्षेप में लिख रहा हूं, आप अपनी बातों को जब आंसर में लिख रहे होंगे ना, तो ज्यादा ऑफेंसिव ना बनाइएगा, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना कि अपनी बातों को कैसे मिला के डिप्लोमेटिकली प्रेजेंट करना है, कि आप अपनी बातों को भी कन्वे कर दें और सामने वाले को बुरा भी ना लगे,
ठीक ना, लेकिन अपने आप में तो वास्तविकता है ये। ठीक, अगली समस्या की यदि हम बात करें तो अगली समस्या हमें देखने को मिलती है कि कर्मचारियों में कर्मचारियों से संबंधित समस्या लिख लीजिए। अब फिर जो है वो यहाँ पर ऑफेंड नहीं होना है। ठीक, यहाँ जो भी मैं बोल रहा हूँ ऐसा नहीं है कि सारे कर्मचारी बिल्कुल ऐसे नहीं होते हैं, सारे ब्यूरोक्रेट ऐसे नहीं होते हैं, कुछ की बात कर रहा हूँ। आप लोग तो बहुत अच्छे वाले हैं, आप लोगों की बात नहीं है, ठीक ना, तो आपकी बात ये बिल्कुल नहीं है, ठीक ना, तो बाकी ठीक, तो उनकी बात चल रही है। सामान्यतः जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, अभी तो फिर भी स्थिति में अब तो धीरे धीरे सुधार हो रहा है, हम बात कर रहे हैं 1970-80 के डेकेड की। अब जरा सोच के देखिए, उस टाइम की बात कर रहा हूँ, वो सारी बातें जो चल रही है उस टाइम के हिसाब की बात चल रही है। क्या होता है, सामान्यतः जो सरकारी कर्मचारी होता है वो अपने आप को क्या मानता है, सरकारी दामाद, ठीक ना, जाना है ऑफिस में, बैठना है, टाइम पास करना है, चले आना है, भी तो मिलेगी ही मिलेगी। बात समझ में आ रहा? अब जरा सोच के देखिए, यदि कर्मचारियों में ये मानसिकता होगी, सिंपल सी बात है ना, प्रोडक्शन तो इंपैक्ट होगा ही होगा ना। बात समझ में आ रहा? प्रोडक्शन, उत्पादन तो प्रभावित होगा ही होगा। मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि आप लोगों में से जितने लोग तैयारी कर रहे हैं ना, उसमें से आधे मतलब 50% बच्चे ऐसे होंगे जिनके मन में कहीं ना कहीं से आपके दिमाग में ये होगा क्या कि एक बार सरकारी नौकरी मिल जाएगी ना तो फिर जिंदगी आप मजे में, करो चाहे नहीं करो सैलरी तो मिलती रहेगी। कई 50%, मोर देन 50% बच्चे आप लोगों में से ऐसे होंगे जो इस कारण से सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, ठीक ना, तो यही बात है ना। जरा सोच के देखिए, अगर ये मानसिकता होगी तो बट ऑब्वियस है क्या कि उत्पादकता तो प्रभावित होगी ना। बात समझ में आ रहा? तो वो जो दिन कट्टू वाली मेंटेलिटी की दिन काटना है, उसने भी क्या किया, प्रभावित किया। आज की बात नहीं कर रहा हूं मैं, तो वैसे भी बहुत पहले की बात कर रहा हूँ, 70s 80s के डेकेड की बात कर रहा हूँ, उस टाइम तो समस्या और ज्यादा थी। यहाँ तक क्लियर है? ऑफेंड नहीं होना है, ठीक ना, बुरा नहीं मानिएगा, ठीक। चलिए अगली समस्या की यदि हम बात करें, अगली समस्या के रूप में क्या देखने को मिला कि नेताओं द्वारा लोकप्रिय बने रहने के लिए, या फिर ऐसे लिखिए कि राजनीतिक लोकप्रियता के लिए क्या किया गया, जरूरत से ज्यादा लोगों को रिक्रूट किया गया। बात समझ में आया? मंत्रालय मिल गया फलना क्षेत्र के मंत्री जी को, ठीक ना, मंत्रालय मिल गया तो अपने क्षेत्र में लोकप्रिय बने रहने के लिए क्या किया गया कि उनके मंत्रालय के अंतर्गत जितने भी संस्थान आते थे उसमें भर दिया गया लोगों को। ऐसा खूब देखने को मिला है। मैं एग्जांपल क्यों, आप खुद नोटिस कर लीजिए, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूं, आप खुद इतने समझदार हैं, आप जरा पास जो है वो पता कीजिएगा, अपने पिता माता जी या फिर बाकी जो लोग जो थोड़ा सा जागरूक रहे हैं उनसे पता कीजिएगा। मंत्रालय मिलते ही भर दिया जाता था उस क्षेत्र के लोगों को रोजगार में। अब जरा सोच के देखिए, रोजगार में तुमने तो डाल दिया, लेकिन फिर क्या है, अब उनकी सैलरी, उनका वेतन, उनका क्या बोलते हैं वो बाकी क्या बोलते हैं रहन सहन का, पेंशन, ये सारी जिम्मेदारी किस पर आएगी, उस उद्योग पर आएगी ना। तुमने तो अपनी लोकप्रियता के लिए कर दिया है रिक्रूटमेंट, लेकिन वो उद्योग, उसको आवश्यकता थी, 10 लोगों की आवश्यकता थी वहां पर, तुमने तो क्या किया, लोकप्रिय बने रहने के लिए 20 लोगों को रोजगार में डाल दिया। अब जरा सोच के देखिए, इसके कारण उस उद्योग पर प्रभाव पड़ेगा ना, उद्योग सफर करेंगे। बात समझ में आया? ये पॉइंट समझ में आया? उद्योग जो है वो प्रभावित हो रहे हैं, ठीक है। इतना ही नहीं, भारतीय उद्योगों में एक समस्या क्या देखी गई कि भारतीय उद्योगों में आईसीओआर कम देखा गया, आईसीओआर ज्यादा देखा गया। व्हाट इज द आईसीओआर? आईसीओआर का मतलब होता है इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो, ठीक ना, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो।
क्या होता है इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो, जरा बात को समझिएगा। इसका मतलब होता है एक नया यूनिट उत्पन्न करने के लिए कंपनी को कितना ज्यादा कैपिटल लगाना पड़ रहा है, इंक्रीमेंटल आउटपुट के लिए कितना कैपिटल का अनुपात जरूरी है, दैट इज नोन एज व्हाट, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। जैसे कि मान के चलिए, इसको एग्जांपल से समझिए। जैसे कि मैं अगर 10 पैकेट क्या करता हूं, बिस्किट बनाता हूं, तो 10 पैकेट बिस्किट बनाने में यदि मुझे मान के चलिए 100 रुपया लग रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि पर यूनिट बिस्किट बनाने में मुझे कितना पैसा लग रहा है, 10 रुपया लग रहा है। यही मतलब हुआ ना। अब मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि एक यूनिट और एक्स्ट्रा, यानी कि 11वां पैकेट बिस्किट बनाने में यदि मुझे 10 रुपया से ज्यादा लगा, तो इसका मतलब क्या हो गया, मेरा इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो ज्यादा है। इनफैक्ट ये 10 भी नहीं लगना चाहिए, 10 से कम लगना चाहिए, तभी तो स्केलेबिलिटी आएगी ना, तभी तो मैं अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर पाऊंगा। यदि 10 पैकेट बनाने में भी मुझे 10 रुपया लग रहा है और 100 पैकेट बनाने में भी मुझे 10 ही रुपया लग रहा है, तो फिर क्या फायदा। बात समझ में आ रहा। यानी कि प्रोडक्शन जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे पर यूनिट कॉस्ट कम होना चाहिए ना। दिस इज व्हाट इज नोन एज ICO, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। भारत में इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो जो है वो हमेशा से ज्यादा रहा। इसके पीछे कई सारे कारण थे। कारण क्या क्या थे? कारण थे हमारे पास एक तो कि तकनीक की कमी, अच्छी तकनीकों की कमी, दूसरा था हमारे पास कुशल श्रमिकों की कमी, ठीक ना। इन सब के कारण क्या रहा, भारत में इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो जो है वो ज्यादा रहा, ठीक ना। इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो ज्यादा रहा, जिसने अपने आप में एक भारतीय उद्योगों को प्रभावित किया। इसी दिशा में अगली चुनौती यदि हम देखें तो अगली चुनौती के रूप में क्या दिखने को मिली कि राजनीतिक वादों को पूरा करने के लिए, ऐसे तो करते नहीं है लेकिन फिर भी जब कभी किया हो, ठीक ना, तो राजनीतिक वादों को पूरा करने के लिए क्या किया गया, ऐसे क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना की गई, को पूरा करने हेतु ऐसे क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना की गई जहां पर उस उद्योग का सफल हो पाना लगभग असंभव था। पूरा करने हेतु उद्योगों की स्थापना, उद्योगों के स्थानीयकरण को नजरअंदाज किया गया, ऐसे लिख लीजिए। उद्योगों के स्थानीयकरण को नजरअंदाज किया गया। कल एग्जांपल दिया था ना स्थानीयकरण का, यानी कि हर उद्योग का एक पर्टिकुलर क्षेत्र होता है कि जहां पर अगर वहां उसको लगाया जाए तो क्या हो जाएगा, उसके बढ़ने की संभावना ज्यादा है, उसके बढ़ने की संभावना ज्यादा है। लेकिन क्या हुआ, भारत में राजनीतिक वादों को पूरा करने के लिए कि फला मंत्री जी जो है उस क्षेत्र से हैं, तो उस क्षेत्र में उन्होंने वादा किया था क्या कि एक हम लगवाएंगे कोई फैक्ट्री, तो फिर सोचा गया रैंडमली कोई भी फैक्ट्री लगवा दी गई। ये नहीं देखा गया कि उस क्षेत्र में वो फैक्ट्री चल भी पाएगी कि नहीं, उसका रॉ मटेरियल सोर्स है वहां कि उसका मार्केट है वहां, कुछ नहीं है वहां, लेकिन फिर भी राजनीतिक वादे पूरे करने हैं तो फैक्ट्री लगा दिया गया। इसके कारण फिर क्या होगा, ये लॉस में आने लग गए। सिंपल सी बात है, लंबे क्षेत्र से अगर उसको इंपोर्ट करना पड़ रहा है या दूर से जो है अगर उसको रॉ मटेरियल मंगवाना पड़ रहा है तो रॉ मटेरियल कॉस्ट भी तो बढ़ेगा। बात समझ में आया। अपने आप में ये भी एक चुनौती है, ठीक ना। अगली यदि हम चुनौती की बात करें तो अगली चुनौती के रूप में आप देख सकते हैं क्या कि अगली चुनौती के रूप में आप देख सकते हैं कि सरकारी एकाधिकार ने गुणवत्ता को प्रभावित किया। सरकारी एकाधिकार ने गुणवत्ता को प्रभावित किया। इसको दोनों कॉन्टेक्स्ट में आप समझ सकते हैं। पहला तो इस कॉन्टेक्स्ट में कि कोई विकल्प नहीं है, कोई विकल्प नहीं है तो वही जो BSNL वाला बोलेगा ना क्या कि भैया जो है सो यही है, लेना है तो लीजिए नहीं तो अपना देख लीजिए।
पहला तो वो इंप्रूव करना ही नहीं चाहेगा, तो पहली तो गुणवत्ता इसलिए भी प्रभावित हुई। दूसरी गुणवत्ता इसलिए भी प्रभावित होगी कि एक बात बताइए, सरकार के पास इतने सारे उद्यम हैं और सरकार के पास एक्सपर्टीज का अभाव है। सरकार तो चुनाव लड़ना सीख के आई है, वो तो चुनाव सरकार चला रही है, उसको बिजनेस चलाना थोड़ी आ रहा है। इस कारण से भी गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ा। बात समझ में आया? तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण था जिसके कारण क्या हुआ, भारत में उद्योगों के विकास को नुकसान पहुंचा। ठीक ना? तो ये सारे थे कुछ मुख्य कारण जिसके कारण क्या हुआ, भारत में उद्योगों का विकास उस अनुरूप नहीं हो पाया या फिर औद्योगिक क्षेत्र में कभी बूम नहीं दिखा। भारत में उद्योग जो है वो कभी चरम पर नहीं पहुंच पाए। ये थी अपने आप में एक समस्या। यहां तक बात समझ में आई? ठीक ना? जरा सा देख लेते हैं, 2-4 पॉइंट और देख लेते हैं, फिर उसके बाद छोड़ेंगे क्या कि इस दिशा में फिर प्रयास क्या किए गए, सरकार या फिर इस दिशा में प्रयास क्या किए गए। इन समस्याओं को दूर करने की दिशा में प्रयास क्या क्या किए गए। इस टॉपिक से जो है ना, इस वाले सेगमेंट से पीटी के क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। ठीक ना? इस टॉपिक से पीटी के क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। इस दिशा में देखिए, सबसे पहला प्रयास किया गया 1987 में, 1987 में BIFR का गठन किया गया। BIFR का गठन किया गया। क्या है BIFR? बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। यह एक संस्था का निर्माण किया गया। इस संस्था की जिम्मेदारी ही यही थी क्या कि रिकंस्ट्रक्ट इसको, इंडस्ट्रीज को, यानी कि भारत में जो इंडस्ट्रीज घाटे में चल रही है ना, उनका अध्ययन करो और उसका अध्ययन करके बताओ कि इसमें क्या समस्याएं हैं, इनको कैसे रिकंस्ट्रक्ट किया जाए। बात समझ में आ रहा? 1987 टेक्नोलॉजी मिशन याद आ रहा है? 1987 में ही टेक्नोलॉजी मिशन भी स्टार्ट हुए थे। ठीक है ना? तो आप ऐसे लिंक करके याद रख सकते हैं। बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन, फाइनेंशियल, इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, BIFR का गठन किया गया, जिसका काम ही था कि स्टडी करो और स्टडी करके बताओ कि क्या सुधार किया जा सकता है। दूसरा इसी दिशा में क्या किया गया, दूसरा इसी दिशा में क्या किया गया, द ईयर वाज 1996। GV रामकृष्णा के नेतृत्व में, ये नाम याद रखिएगा, GV रामकृष्णा, अरे दोनों भगवान का नाम है, उसी से याद रख लीजिएगा। GV रामकृष्णा के नेतृत्व में क्या किया गया कि निवेश के संदर्भ में एक संस्थान का निर्माण किया गया, जिसका उद्देश्य क्या था, जिसका उद्देश्य था कि विनिवेश के संदर्भ में सलाह दे। राष्ट्रीय विनिवेश आयोग का गठन किया गया इन्हीं के नेतृत्व में। राष्ट्रीय विनिवेश आयोग का गठन किया गया। ठीक ना? यानी कि राष्ट्रीय विनिवेश आयोग का गठन किनके नेतृत्व में किया गया है, तो इन्हीं के नेतृत्व में। ठीक ना? 1996 में। आगे बढ़ते हैं इसी कंटेक्स्ट में। इसी कंटेक्स्ट में देखिए, आप लिख सकते हैं तीसरे नंबर पर, यह भी लिख सकते हैं कि 1991 में LPG रिफॉर्म लाया गया। LPG रिफॉर्म लाया गया, ये भी तो इसी दिशा में किया उठाया गया एक कदम है। तो LPG रिफॉर्म लाया गया इसी कंटेक्स्ट में। आगे देखिए, आगे बढ़ते हुए 1996 के बाद द ईयर इज 1997। 1997 में सबसे पहली बार क्या किया गया, नवरत्न एवं मिनी रत्न की संकल्पना लाई गई। नवरत्न एवं मिनी रत्न कंपनियों की संकल्पना लाई गई। ये संकल्पनाएं सरकारी कंपनियों को ही दी जाती है, पहली बात तो ये समझ लीजिएगा। उद्देश्य क्या था कि इनके ऊपर सरकारी हस्तक्षेप को कम से कम करना। जिन कंपनियों को नवरत्न का कैटेगरी मिल जाता है ना, दर्जा मिल जाता है, उन पर सरकारों का हस्तक्षेप कम हो जाता है, मंत्रालय का हस्तक्षेप कम हो जाता है। कल की क्लास में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे नवरत्न क्या है। अभी बात समझ में आ रही? तो 1997 में नवरत्न और मिनी रत्न की संकल्पना लाई गई। इसी कंटेक्स्ट में 2009 में महारत्न की संकल्पना लाई गई।
महारत्न कंपनियों की संकल्पना लाई हुई। यहां ध्यान रखिएगा, ठीक ना, नवरत्न की संकल्पना पहले आई है, महारत्न की संकल्पना बाद में आई है। आपको एग्जाम में फंसाने के लिए उल्टा किया जा सकता है, आपको लगेगा कि महारत्न की पहले आ गई होगी, ऐसा नहीं है। ठीक, कितने हैं वर्तमान में महारत्न कंपनियां? बहुत इंपॉर्टेंट है, पीटी में पूछा जा सकता है। महारत्न कंपनियां वर्तमान में भारत में 12 हैं और नवरत्न कंपनियां कितनी हैं? 14 हैं। इन 12 में से 2 कंपनियां जो है ना वो पिछले 2 साल में जुड़ी हैं, इसीलिए ये पीटी में आपको देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन पेपर सेट नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 42 क्या है कि इनमें से कौन सी जो है वो महारत्न कंपनी है, पूछा जा सकता है। बात समझ में आ रहा? 2 इंपॉर्टेंट जो है कल डिटेल में बात करूंगा, महारत्न नवरत्न सबके बारे में बात करूंगा, लेकिन मैं चाह रहा हूं चूंकि फैक्ट है ना तो बार बार यदि देखिएगा तो याद जल्दी रहेगा। तो 12 जिनमें से 2 जो नए ऐड हुए हैं, एक तो है पीएफसी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये 2021 में ऐड हुआ है, और दूसरी है आरईसी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन, ये 2022 में ऐड हुआ है। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन, पीएफसी एंड आरईसी, ये 2 हैं जो महारत्ना की श्रेणी में ऐड हुए हैं। महारत्ना सारे याद होने चाहिए 12 के 12, ठीक ना, इनसे क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। नवरत्ना छोड़ दीजिएगा, याद रखने की आवश्यकता नहीं, तो महारत्ना याद हो। ये क्लियर है यहां तक? ठीक, तो इनके माध्यम से ये नई संकल्पनाएं लाएगी, जिनके माध्यम से क्या है, इन कंपनियों पर सरकार के हस्तक्षेप को, बिना मतलब का जो मंत्रालय का हस्तक्षेप था ना, उसको कम करने की दिशा में काम किया गया। बताऊंगा कैसे कम हुआ, सो ये बताऊंगा। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए साल 1999 में राष्ट्रीय विनिवेश फंड की आवश्यकता का गठन किया गया। राष्ट्रीय विनिवेश कोष, राष्ट्रीय विनिवेश कोष का गठन किया गया, ठीक ना, विनिवेश कोष का गठन किया गया 1999 में ही। विनिवेश कोष के साथ साथ आप लिख लीजिएगा कि विनिवेश आयोग का गठन किया गया, विनिवेश आयोग का गठन किया गया, आयोग का गठन किया गया। इसी विनिवेश आयोग का नाम बदलकर 2016 में क्या कर दिया गया है पता है? इसी विनिवेश आयोग का नाम बदलकर 2016 में कर दिया गया है दीपम। कल जो दिखाया था ना आप लोगों को, क्या दिखाया था कि वित्त मंत्रालय के अंतर्गत जो 6 अलग अलग डिपार्टमेंट्स थे ना, उसी में से एक डिपार्टमेंट दिखाया था दीपम। तो ये वही दीपम है जो 1999 में पहले विनिवेश विभाग के रूप में था, 2016 में इसी का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग, विनिवेश निवेश एवं सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग। ठीक ना, वर्तमान में भारत में जो भी डिसइन्वेस्टमेंट होता है, किस कंपनी को बेचना है, उसका कितना परसेंट शेयर बेचना है, किसको प्राइवेटाइज करना है, इससे जो पैसा आएगा उसको कहां लगाना है, ये सारा काम जो है वो इसी के अंतर्गत आता है, दीपम ही करती है विद द हेल्प ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग से भी मदद लेती है और वर्तमान में जितना भी ये सारा काम होता है ये कौन करती है, ये दीपम ही करती है। दीपम याद रखिएगा, ठीक ना। तो ये भी इसी दिशा में कदम उठाया गया। इसी दिशा में यदि हम और बात करें तो क्या किया गया, सरकारी कंपनियों के लिए एमओयू की संकल्पना लाई गई। एमओयू क्या होता है? एमओयू होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक ना, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एमओयू संकल्पना लाई गई, जिसके अंतर्गत क्या कहा गया कि साल के स्टार्टिंग में ही, वर्ष के प्रारंभ में ही मंत्रालय और कंपनी साथ बैठकर डिसाइड कर लेंगे क्या कि इस साल के लिए जो है वो क्या क्या लक्ष्य है, मतलब इस कंपनी का क्या क्या टारगेट होना चाहिए, कितना जो है वो सेल अचीव करना है, कितना प्रॉफिट अचीव करना है, ये सब साल के स्टार्टिंग में ही जो है वो सरकार के साथ या मंत्रालय के साथ बैठकर डिसाइड हो जाएगा, ठीक। और यदि मान के चलिए इसको जो है वो अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया कि एकदम 100% टारगेट अचीव किया तो उसको बोलेंगे एक्सेलेंट, उससे कम किया तो वेरी गुड, फिर उससे नीचे गुड, फिर उसके बाद फेयर, वर्स, बैड, इस टाइप से जो है वो कैटेगराइज करेंगे। और ये बोल दिया गया कि यदि कंपनी जो है वो वेरी गुड, एक्सीलेंट या गुड में बनी हुई है तो फिर तुम साल में कभी भी बीच में उसमें हस्तक्षेप नहीं करो, ठीक ना।
अरे सिंपल सी बात है, तुमने जो लक्ष्य दिया था अगर उस लक्ष्य को वो पूरा कर दे रही है तो फिर तुम क्यों बीच में टांग अड़ाओगे। ये पॉइंट समझ में आया। तो ये बोल दिया गया कि एमओयू सिस्टम के अंतर्गत कि बीच में जो है फिर टांग नहीं अड़ाया जाएगा यदि वो अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल हो रहा है तो। ये बात समझ में आया, एमओयू सिस्टम लाया गया। ठीक है, इसी दिशा में क्या किया गया, एक लास्ट पॉइंट देख लीजिए, बाकी जो है वो कल देखेंगे, अभी और भी पॉइंट्स हैं। कितने पॉइंट्स हो गए, 5 6 7, छठा पॉइंट था, सातवां, बाकी कल देख लेंगे और भी पॉइंट्स हैं। सातवें पॉइंट के रूप में देखिए क्या है, भारत में जो सरकारी कंपनियों के ऊपर जो जरूरत से ज्यादा लोगों का बोझ था ना, वो जो लोकप्रिय बने रहने के लिए रिक्रूट किया गया था, इसके लिए क्या किया गया, वीआरएफ लाया गया। वीआरएस क्या था, वीआरएस वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति रिटायरमेंट स्कीम, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से संबंधित योजनाएं चलाई गई। ठीक ना, कुछ लोभ दिया गया क्या कि अभी अगर रिटायर हो जाओगे स्वैच्छिक रूप से तो हम एक मुश्त तुमको इतना दे देंगे। अब इसके कारण क्या हो जाएगा, वैसे भी उसके रहने से कोई फायदा तो हो नहीं रहा था, काम तो 10 आदमी का ही है, वो जो 11वां आदमी था वो रहकर उस कंपनी में कुछ ऐड तो नहीं कर रहा था। तो क्या है कि उसको अभी कुछ पर्टिकुलर अमाउंट देकर बाहर कर दो ताकि क्या है वो अपना बिजनेस वगैरह चलाए, अपना समझे। इससे क्या हो जाएगा, उस कंपनी के ऊपर जो उसका जीवन भर का बोझ था सैलरी का, फिर उसके बाद जो है वो पेंशन का, उससे जो है वो मुक्ति मिल जाएगी। इसलिए बहुत सारे वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम चलाई गई। अभी भी आप लोग सुनते होंगे वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम्स चर्चा में रहती है, जैसे कि एयर इंडिया के संदर्भ में अभी चलाया जा रहा है ना वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। ये देखिए एयर इंडिया, वॉलंटरी, देखिए नाम से ही आ गया, वन डे एगो, एक दिन पहले का न्यूज है। एयर इंडिया एक्सटेंड्स लास्ट डेट फॉर एम्प्लॉइज टू अप्लाई फॉर वॉलंटरी रिटायरमेंट टिल मई 31। क्यों, क्योंकि टाटा एयरलाइंस को पता है, अरे पता है ना आपको, एयर इंडिया का जो है वो खरीद लिया है टाटा ग्रुप ने। उनको पता है क्या कि जरूरत से ज्यादा लोग हैं, इतने लोगों की हमें जरूरत नहीं है, तो अब अचानक से लात मार के तो नहीं निकाल सकते ना। टाटा वैसे भी जो है वो थोड़ा क्या बोलते हैं वो सोशल वगैरह वाला थोड़ा अच्छा एक कंपनी मानी जाती रही है। तो बोलो क्या चला रहा है, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, स्वैच्छिक रूप से जो है वो तुम रिटायरमेंट ले लो, हम तुमको एक मुश्त जो है कुछ राशि दे देंगे। इससे क्या हो जाएगा, तुम अपना देख लेना जिंदगी, हमारे ऊपर बोझ भी कम हो जाएगा। तो इस तरह की बहुत सारी वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम चलाई गई अलग अलग सरकारी कंपनियों में। इसके माध्यम से क्या है, उद्देश्य क्या था कि वो जो बोझ था ना, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना, उद्देश्य क्या था, वही कि बोझ को कम करना। यहां तक बातें समझ में आई। तो ये है उद्योग, बहुत डिटेल में आज हम लोग ने पढ़ा है। सुधार, एलपीजी रिफॉर्म, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, एलपीजी रिफॉर्म डिटेल में पढ़ा। फिर हमने देखा क्या क्या चुनौतियां हैं और उन चुनौतियों को दूर करने की दिशा में क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं। यहाँ तक बात समझ में आई। सारे खत्म नहीं हुए हैं, अभी हम और कदमों की बात करेंगे। कल की क्लास मिस नहीं कीजिएगा, कल हम लोग महारत्न, नवरत्न और कल हम लोग आत्मनिर्भर भारत भी पढ़ेंगे। ठीक ना, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रोकते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।